हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, जय महाकाल। क्या हाल चाल, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और मुझे उम्मीद है कि आपने अपना वीकेंड अच्छे से पूरा का पूरा यूटिलाइज किया होगा, अच्छे से पढ़ाई की होगी आपने। कई बच्चों के मन में सवाल होगा, सर आपने तो बोला सैटरडे को क्लास होगी। बिल्कुल, मैं लेने का इच्छुक भी था, बच्चे भी कहीं तैयार थे, लेकिन फिर पीडब्ल्यू की तरफ से मैसेज आया कि अभी कोई क्लास रहने देते हैं सैटरडे को, ताकि बच्चों को अगर कोई भी बैकलॉग हो तो वो अपना बैकलॉग उसमें कवर कर पाए। इसीलिए ना तो शायद फिजिक्स की क्लास, ना तो शायद केमिस्ट्री क्लास हुई और ना ही मैथ्स की क्लास हो पाई। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्लास नहीं लिए। क्लास लेनी थी लेकिन नहीं लिए, इसीलिए नहीं लिए ताकि आप अगर अपना पेस जो है वो हमारे साथ कैचअप कर पाए। ठीक है भाई, और ध्यान रखिएगा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरी की पूरी क्लास 12th का बेसिक कहना चाहिए, फाउंडेशन है। इसलिए हम इसमें इतना वक्त बिता रहे हैं। लगभग हर साल ही इसमें इतने लेक्चर्स लगते हैं। हो सकता है हमें एक दो लेक्चर्स कुछ फालतू लग जाए, तो उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं होगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे क्वेश्चंस बनने लगे, आपसे क्वेश्चंस बन रहे हो, आपको उस चैप्टर का फील आ रहा हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी तक आपको याद होगा कि डोमेन में दिक्कत आई, वो क्लैरिफाई हो गई। रेंज में दिक्कत आई, वो भी धीरे धीरे करके चल रही है, लेकिन पहले से काफी बेटर हो गई है। फिर 1 on 2 सर, वो तो बहुत बढ़िया हो गया, उसमें भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन लगभग हम कॉन्फिडेंस रहता है कि अब हम लगभग हर सवाल ट्राई कर सकते हैं। फिर आया कौन सा, फिर आया आपके पास जिसे कहते हैं कंपोजिट। सर कंपोजिट में थोड़ा फील नहीं आ रहा था, कंपोजिट में हम चाहते थे थोड़ा और प्रैक्टिस कराएं, तो इसीलिए आज का जो लेक्चर है दैट इज डिवोटेड टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन कंपोजिट फंक्शंस। यानी आज हम कंपोजिट फंक्शंस की कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। और शुरुआत करते हैं रिकैप के साथ। तो चलिए आइए शुरुआत करें रिकैप के साथ। शुरुआत करते हैं रिकैप के साथ। सबसे पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन इट्स डोमेन। कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन इट्स डोमेन। तो चलिए बताइए, कंटिन्यूअस फंक्शन जो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, तो वह फंक्शन कैसा होता है अपनी डोमेन पर, वह फंक्शन कैसा होता है। बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया। द आंसर इज 1 1। बिल्कुल सही। तो इसमें कई बच्चे सोचते हैं सिर्फ इंक्रीजिंग, नहीं भाई, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों ही परिस्थितियों में फंक्शन 1 1 होता है। फिर इसके बाद सेकेंड, डिफरेंशिएबल फंक्शन y इक्वल टू fx इज डिक्रीजिंग ऑन a टू b इफ। डिक्रीजिंग कब होता है, जल्दी से बताओ, डिक्रीजिंग कब होता है? जब dy बाई dx कैसा हो, जब dy बाई dx कैसा हो सर, जब dy बाई dx कैसा हो, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। dy बाई dx कैसा हो सर? जब dy बाई dx लेस देन इक्वल टू 0 हो, वेर dy बाई dx बराबर 0, लेस देन इक्वल टू 0, वेर dy बाई dx बराबर 0 होल्ड्स एट सम डिस्क्रीट। सर, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू a टू b विच डू नॉट फॉर्म अ सब इंटरवल ऑफ a टू b। यस सर, क्लियर है, लेस देन इक्वल टू 0 हो हमेशा। फिर थर्ड के बारे में बताएं, थर्ड में क्या लिखूं? थर्ड में बताएं, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन y इक्वल टू fx a टू b इज इंक्रीजिंग कब होता है सर? इंक्रीजिंग होता है व्हेन इट इज इंक्रीजिंग। जल्दी से बताओ, इंक्रीजिंग कब होता है? कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। बिल्कुल सही, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और वेर dy बाई dx इक्वल टू 0 एट सम, फिर से यहां पर वही का वही आ जाएगा, डिस्क्रीट, एट सम डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ x विच डू नॉट फॉर्म अ सब इंटरवल ऑफ a टू b। यस सर, यहां पर भी वही कंडीशन लगी है, बस वहां लेस देन इक्वल टू 0 था, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। फॉर गॉफ टू बी डिफाइंड वी मस्ट हैव, गॉफ डिफाइंड कब होगा? जल्दी से बताओ, गॉफ डिफाइंड कब होगा? सर हमें पता है कि गॉफ, सर आटा चक्की वाला एग्जांपल हमने पढ़ा था, गॉफ में आपने बताया था डिफाइंड तब होगा जब क्या होगा? जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, गॉफ कब डिफाइंड होगा? गॉफ डिफाइंड कब होगा? व्हेन इज गॉफ डिफाइंड?
सर गॉफ डिफाइन तब होता है जब रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। हाँ, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, यानी एफ से जो बाहर निकल रहा है वो जी में अंदर जाने काबिल हो, वह जी में पुट किया जा सके। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। डोमेन का सबसेट होनी चाहिए, उसके अंदर हो या फिर उसके बराबर हो, तब गॉफ डिफाइन किया जा सकता है। इक्वल टू नहीं है ना, इक्वल टू भी हो सकता है और लेकिन उसका स्ट्रिक्ट सबसेट हो तो भी चलेगा, स्ट्रिक्ट सबसेट हो तो भी चलेगा। अच्छा, एफ है ए टू बी, जी है बी टू सी, तो गॉफ कहां से कहां होगा? गॉफ कहां से कहां होगा? ये एफ ए टू बी, जी बी टू सी, तो गॉफ कहां से कहां होगा? गॉफ कहां से कहां होगा? बच्चे सही कह रहे हैं, ए टू सी होगा, ए टू सी होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद यह जो फंक्शन है आपको बताना है 1 1 ऑन टू मेनी 1 इनटू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यह लिखा हुआ है। तो बताइए यह फंक्शन कैसा है? यह फंक्शन कैसा है? यह फंक्शन कैसा है? लास्ट वाला। बच्चे बोले सर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। बेटा एक बात ध्यान रखना, यहां पर एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। यहां इसके फैक्टर हो गए x माइनस 2, x माइनस 1, हाँ सर यही हुए, और इसके फैक्टर क्या होंगे? x माइनस 4, x माइनस 3, हाँ सर यही होंगे। और ये आ गया भाई फैक्टर, जरा देखना, हाँ सर यही आएंगे फैक्टर। अब यह फंक्शन में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए कैसा होगा सर? ये होगा मेनी वन, क्योंकि आपने बताया था क्वाड्रेटिक में ऊपर और नीचे अगर कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो वो मेनी वन होता है, हाँ सर बिल्कुल सही, वह क्या होता है? मेनी वन होता है। और इनटू होगा कि ऑन टू होगा? इनटू होगा कि ऑन टू होगा? सर वह तो इसकी रेंज निकालने पर पता चलेगा, मेनी वन तो हो गया, ऑन टू होगा क्या? ऑन टू होगा क्या? सर वह तो रेंज निकालने पर पता चलेगा, इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी तब आपको पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप रेंज कैसे निकालोगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करके y बराबर रखेंगे तो इनटू ही आएगा। तो कैसा आ जाएगा? जहां तक इनटू आ जाएगा, इनटू आएगा या ऑन टू आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, ये चेक करके बताना भाई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई रखोगे, y के बराबर रखोगे और रेंज निकालोगे, और रेंज देखना क्या आती है, पूरे r आती है कि नहीं आती है। क्या तुमने निकाली? क्या तुमने इसकी रेंज निकाली? क्या तुमने इसकी रेंज निकाली? हाँ सर, इसकी रेंज आप निकाल के देखना और फिर वहां से आप कमेंट करना ऑन टू आएगा कि इनटू आएगा। ये हम आपको TH दे देते हैं, यह हम आपको निकालने के लिए TAH दे देते हैं। आप इसकी रेंज निकालिएगा एंड देन ट्राई टू डिसिफर आउट ये है ऑन टू है या इन टू है। बात समझ में आ गई? रेंज निकालिए आप इसकी, तब आपको असली पिक्चर का पता चलेगा। ठीक, हाँ सर ठीक है भाई, तब आपको असली पिक्चर का पता चलेगा। अब नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर f एंड g आर बोथ 1 1 फ्रॉम a टू b, तो f प्लस g भी 1 1 होगा क्या? दोनों फंक्शंस a टू b 1 1 हैं, तो दोनों को जोड़कर जो आएगा वो भी 1 1 होगा। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? हाँ जल्दी से बताओ, ट्रू या फॉल्स? बोलो रे बोलो, हाँ ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स इसलिए, ट्रू या फॉल्स जल्दी से बताओ, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सही, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब ले लो और जी एक्स बराबर माइनस एक्स क्यूब ले लो। दोनों फंक्शन एफ आर टू एफ और जी दोनों आर टू आर हैं, दोनों आर टू आर हैं। यह है भी 1 1 है, हाँ सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव है, इसका माइनस 3x स्क्वायर वो हमेशा नेगेटिव है, तो ये डिक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग दोनों 1 1 है। लेकिन अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्या हो जाएगा सर? वह हो जाएगा 0, और ये क्या हो गया? मेनी वन, क्योंकि हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि यह 1 1 हो। तो दो 1 1 फंक्शंस को जोड़कर 1 1 आना जरूरी है ना सर? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगला, अगर f और g दोनों ऑन टू हैं तो f प्लस g भी ऑन टू होगा। सही है गलत है? सही है गलत है?
हाँ ये क्लियर हुआ, यह क्लियर हो गया, हाँ सर यह क्लियर हो गया। अब एट्थ वाला बताओ, एट्थ वाला अगर दोनों ऑन टू हैं तो एफ प्लस जी भी ऑन टू होगा, सही है गलत है? जरा सोच के बताइए यह सही है या गलत है, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? लास्ट, हाँ ये वाला बच्चे कह रहे हैं सर यह ट्रू होगा, बिल्कुल यह भी फॉल्स होगा, क्योंकि अगर मैं यह फंक्शन देखूं, अगर मैं यह फंक्शन पूरी तरीके से कैटेगराइज करूं तो दोनों के दोनों फंक्शन 1 1 प्लस ऑन टू हैं, हाँ सर 1 1 प्लस ऑन टू हैं, जबकि ये मेनी 1 प्लस इनटू है, मेनी 1 प्लस इनटू है। क्यों? इसकी रेंज पूरा आ रही है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, इसकी रेंज भी पूरा आ रही है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, दोनों ऑन टू है, लेकिन जब दोनों को जोड़ा तो रेंज में सिर्फ 0 आया, इसलिए क्या हुआ? यह फॉल्स हो गया, यह फॉल्स हो गया। सर ये तो हम सोचबे नहीं किए थे सर। हाँ बेटा इसीलिए तो हमने ये एग्जाम्पल रखा तुम्हारे सामने, अब समझ में आया? हाँ सर खोपड़ी के द्वार खुल गए सर। तो दो 1 1 फंक्शन को जोड़कर 1 1 आना जरूरी नहीं है। पोपट हुई गवा? हाँ सर पोपट हुई गवा सर हमारा तो। अब 9th पर आ जाओ, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है पूरे आर पर, यानी बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो इन्फिनिटी पर वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी। 9th का आंसर ऐसे लिख के भेजना 9t या 9f, 9 ट्रू है या 9 फॉल है, जल्दी से बताओ। अगर f इंक्रीजिंग है पूरे आर पर तो fx इन्फिनिटी जाएगा, जैसे x इन्फिनिटी जाएगा, जैसे जैसे x इन्फिनिटी जाएगा तो fx भी इन्फिनिटी जाएगा। सही है गलत है? 9th ट्रू कह रहे हैं बच्चे, बिल्कुल बेटा यह है फॉल्स। आए फॉल्स कैसे सर, फॉल्स कैसे? हाँ बेटा फॉल्स है, एग्जाम्पल देखो बेटा, y बराबर माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स है बेटा, y बराबर माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स है, dy बाई डी एक्स बताओ सर, dy बाई डी एक्स आएगा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू -1, यानी कि ई की पावर माइनस एक्स, ये हमेशा 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब है एफ एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स, माइनस के साथ इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, हाँ सर इंक्रीजिंग है। और अगर मैं पूछूं एज एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी तो माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स कहां जाएगा? सर ये बन जाएगा माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये बन गया -1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, सर ये बन गया 1 अपॉन इन्फिनिटी, सर ये गया 0, यह गया 0। ओहो, इसका ग्राफ पता बेटा कैसा बनता है? इसका ग्राफ देखो, ई की पावर माइनस एक्स विद अ नेगेटिव साइन का ग्राफ, जरा देखना इसका ग्राफ कैसा होता है। ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनता है ऐसा, ये ग्राफ बनता है ई की पावर माइनस एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स का। और अगर मुझे ग्राफ बनाना हो माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स का, तो उसका ग्राफ बन जाता है ऐसा, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ई की पावर नेगेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। सर ये वाला ग्राफ कैसे बना? ये वाला ग्राफ आप समझ ही गए होंगे, हाँ ये वाला ग्राफ तो आप समझ ही गए होंगे कैसे बना, क्योंकि यह एक तरीके से 1 बाय ई की पावर एक्स का ग्राफ है। तो यहां जो a है वो 0 से 1 है, 1 अपॉन ई 0 से 1 होगा, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा इस तरह से, और ये ग्राफ बन गया माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। तो आप देख सकते हैं जब x इंफिनिटी जाता है इट गोज टू 0, सो दिस इज फॉल्स। अगर डिक्रीजिंग है तो ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा इन्फिनिटी पर, जरा ये बताओ, माइनस इन्फिनिटी जाएगा इन्फिनिटी पर, हाँ जल्दी से बताओ। 10th वाला, सर बच्चे कह रहे हैं सर 10th वाला फॉल्स है, 10th वाला कैसा है? फॉल्स, 10th है फॉल्स, 10th फॉल्स है। कोई एग्जांपल देना चाहोगे इसके लिए कि डिक्रीजिंग हो और एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी ये इन्फिनिटी होना चाहिए यहां पर, यहां क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी, लगातार घटता जा रहा है तो इन्फिनिटी पर ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। क्या यह बात सही है या गलत है? माइनस इन्फिनिटी जाएगी, नहीं सर ये बात तो गलत है, और इसका एग्जाम्पल यही हो गया। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ये हो गया इसका एग्जाम्पल। क्यों हो गया इसका एग्जाम्पल? जरा देखो, क्या ये फंक्शन डिक्रीजिंग है? हाँ सर ये फंक्शन इज डिक्रीजिंग है, हाँ सर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्यों डिक्रीजिंग है? दिख रहा है, और डेरिवेटिव करके देख ले, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? dy बाय डी एक्स माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स नेगेटिव, और एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आप खुद देखो ग्राफ में आपको दिखाई देगा कि ई की पावर माइनस एक्स टेंड्स टू 0, हाँ सर ये 0 की तरफ जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया,
जी सर, यह क्लियर हो गई क्या? हाँ, ये बात समझ में आई, यह बात क्लियर हो गई। 9th भी रॉन्ग है और 10th भी रॉन्ग है, बिल्कुल सही। चलो, ये दोनों एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये हो गया और इसका एग्जाम्पल यह हो गया, ठीक है। यहां थोड़ा सेग्रीगेशन कर देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यह तो हो गया भैया इसका एग्जाम्पल, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल ये रहा। सो दैट इज इट। लॉग में लॉग इंक्रीजिंग, अगर आप लॉग एक्स में बेस हाफ कर दो तो माइनस इन्फिनिटी पर तो इन्फिनिटी पर तो वो माइनस इन्फिनिटी जाएगा। यार लॉग में आप गलत एग्जाम्पल कह रहे हो, लॉग में आप गलत एग्जाम्पल कह रहे हो। हाँ, लॉग में आप गलत एग्जाम्पल कह रहे हो। अगर आप लॉग लोगे, इफ यू टेक लॉग एक्स, जब बेस आप 0 से 1 के बीच में रखते हो, जैसे मान लो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए कहां है? 0 से 1 के बीच में है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ सर, तो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आप देख सकते हैं log x टू द बेस a टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। यहां तो ये माइनस इन्फिनिटी जाता है, सो log विल नॉट सेटिस्फाई दैट, log इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया? हाँ सर, यह क्लियर हो गया। चलो, ये समझ में आया? हाँ सर, यह समझ में आ गया। अब जरा ये देख लो भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हाँ सर, अब आगे बढ़ा जा सकता है, अब आगे बढ़ा जा सकता है। तो चलो देखते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर आपने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में बोला था कि आप प्रूफ दोगे, वो प्रूफ भी मैं दे दूंगा यार। चलो आ जाओ। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, अब जरा यह क्वेश्चन देखो। यहां पर यह क्वेश्चन में केटी के 9 दिया था और यहां पूछा था ये फंक्शन 1 1 है, मेनी 1 है, ऑन 2 है, इन 2 है। तो आज मैं यहां पर एक छोटी सी बात, एक छोटा सा मैथमेटिकल ज्ञान की बात कर रहा हूं, है ना। हाँ, क्या जरा देखो, अगर हम बात करें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के ग्राफ की, इसका ग्राफ बनाते हैं। हमें पता है इसकी वैल्यू, हाँ सर हमें पता है इसकी वैल्यू 2 से बड़ी होती है अगर x पॉजिटिव हो, और नेगेटिव हो तो माइनस इन्फिनिटी से -2 होती है, माइनस इन्फिनिटी से -2 होती है। तो जरा देखो इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा सर? इसका dy बाई डी एक्स आएगा, इसका dy बाई डी एक्स आएगा सर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आएगा इसका dy बाई डी एक्स। हाँ सर, और यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फैक्टर होगा x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सर, तो अगर आप इसको, मतलब ये आ गया है ना, ये आ गया, ठीक। अब हम इसकी साइन स्कीम बनाते हैं। साइन स्कीम बनाएंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या लिखें? एक तो 1 और एक -1, 0 नहीं लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये साइन चेंज में हमारा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो प्लस माइनस प्लस, यानी फंक्शन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। हाँ सर, अच्छा ये फंक्शन कहां डिफाइंड नहीं है? 0 पर, है ना। x 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ जब x 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा, तो यह कहां जाएगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स। सर यह वाला पार्ट तो जाएगा इन्फिनिटी और यह वाला पार्ट जाएगा 0, तो वैल्यू जाएगी इन्फिनिटी, वैल्यू जाएगी इन्फिनिटी, है ना। और जब x 0 से थोड़ा सा छोटा होगा तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कहां जाएगा? सर ये जाएगा फिर से 0 और यह वैल्यू जाएगी माइनस इन्फिनिटी। तो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी, आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। -1 पर क्या है सर? -1 पर है मैक्सिमा, और 1 पर क्या है सर? मिनिमा। तो जरा देखो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जरा देखना सर। यह है, अगर मैं देखूं 0 के जस्ट राइट में ये जा रहा है इन्फिनिटी, 0 के जस्ट राइट में जा रहा है इन्फिनिटी। हाँ सर, फिर अच्छा 0 से 1 के बीच में क्या रखेगा सर? 0 से 1 के बीच में घटेगा, 0 से 1 के बीच में भी घटेगा, तो ये घटता जाएगा, 0 से 1 के बीच में घटेगा। और 1 पर कितना हो जाएगा सर? 1 पर हो जाएगा 2, 1 पर हो जाएगा 2। हाँ सर, ये आ गया मिनिमा, 1 पर हो गया 2। हाँ सर, 1 पर क्या हो गया? 2 हो गया। 1 पर क्या हुआ? 2 हो गया। जरा एक बार देखो, 1 पर 2 हो गया, बिल्कुल सर 1 पर 2 हो गया। फिर एक चीज और समझना, जब x इन्फिनिटी की तरफ जाता है,
एज एक्स इंक्रीजेस, इंफिनिटी छोड़ो, जब एक्स बढ़ता है तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये बिकम्स नेग्लिजिबल। ये क्या हो जाता है, ये नेग्लिजिबल बन जाता है। हाँ सर, खुद सोच लो, 1 को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करो, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो ये वैल्यू लगातार जीरो होती चली जाएगी, नेग्लिजिबल बनता चला जाएगा। तो यानी कि उस वक्त y बराबर, इसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर आनी शुरू कर देगी सर, y बराबर x के बराबर आनी शुरू कर देगी, y बराबर x के आनी शुरू कर देगी। जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो, जैसे ही x बढ़ाता जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स नेग्लिजिबल होता जाएगा, और फिर जब आप उसमें x जोड़ोगे तो आंसर लगभग x ही आएगा। तो y बराबर x बनने की कोशिश करेगा, y बराबर x बनने की कोशिश करेगा। हाँ सर, y बराबर x बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। हाँ, ये क्लियर हुआ। y एक्सिस पर 2 होगा, ठीक है यार, वो सही कर दूंगा उसको, तो ठीक है यार, यहां 1 लिख लो भाई, यहां 2 लिख लो, ठीक है मेरे भाई। हाँ सर, यही हम बोल रहे थे सर, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, तो यह हो गया भाई 2, ठीक है भाई। अब हाँ सर, अब ठीक हो गया, अब हम ठीक हो गए हैं सर, ये नहीं सुन रहे थे सर हम। तो y बराबर क्या बनने की कोशिश करेगा, x बनने की कोशिश करेगा। अब जरा देखो, यह लाइन है y बराबर x, यह लाइन क्या है, y बराबर x। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा, ये y बराबर x के पास जाता जाएगा, ऐसे बनेगा। और हाँ, y बराबर x के पास जाता जाएगा। और ये फंक्शन ऑड है कि इवन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ऑड है या इवन है। यह फंक्शन ऑड है या इवन है, यह फंक्शन ऑड है या इवन है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर। यह फंक्शन ऑड है या इवन है, यह फंक्शन ऑड है या इवन है। हाँ, जल्दी से बताओ, यह फंक्शन ऑड है या इवन है। सर यह फंक्शन ऑड है। यह फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन जैसा फर्स्ट में ऊपर, वैसा इधर नीचे। तो यह यहां ऐसा बन जाता है, और यहां पर अगर देखा जाए तो यह जो वैल्यू होगी, यह वैल्यू -1 पर मैक्सिमम हुआ, और ये कितना हुआ मैक्सिमम सर, -2 और ये -1। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। अब बताओ, जो डाउट हो पूछो। ऑड फंक्शन हुआ तो जैसा ऊपर बना वैसा यहां बना। हाँ, सिमेट्रिक इन अबाउट ओरिजिन, तो जैसा ऊपर वैसा नीचे। क्या यह क्लियर हुआ, क्या यह क्लियर हुआ? हाँ सर, यह क्लियर हो गया। अब जरा यहां देखते हैं भाई, एक दो डाउट। सर हाउ यू डिफरेंशिएट 9th 1 इन 9th 1? डिफरेंशिएट कैसे किया 9th 1 में? 9th 1 में बेटा डिफरेंशिएट चेन रूल लगा के किया था हमने। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर -x को, तो पहले e की पावर x का होगा एज इट इज, फिर -x का होगा -1। तो हमने इसे किया e की पावर -x का e की पावर -x, फिर -x का -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आगे डेरिवेटिव। 1 पे 2 कहां से आया सर जी? बेटा 1 पर 2 कहां से आया? तो बेटा आप एक काम करो, यहां पर 1 रख के देख लो। जब तुम यहां 1 रख के देखोगे, है ना, हाँ मतलब इंजीनियर बनना सबको। 1 + 1 अपॉन 1 बेटा 2 हो जाता है, 1 + 1 2 हो जाता है बेटा। 1 पे 2 कहां से आया? 1 पे 2 कहां से आया? हाँ सर, हाउ इनफाइनाइट, हाउ इनफाइनाइट। अगर x 1 रखो तो y 2 होगा ना? हाँ, 1 रखो तो 2 होगा, बिल्कुल सही। y बराबर x। बेटा जब x बढ़ता जाएगा तो ये क्वांटिटी नेग्लिजिबल होती जाएगी, और जब ये नेग्लिजिबल होती जाएगी तो लगभग आंसर 1 के y बराबर x के बराबर ही आएगा। अगर तूने y को रखा 100, तो आंसर आएगा 100 + 0.001, है ना, 0.01, 100 + 0.01, ये आएगा आंसर। हाँ सर। फिर x को रख 1000, तो 1000 + 0.001, तो लगभग 1000 आ गया आंसर। तो यानी ये कैसे बिहेव करना लगता है जब x बड़ा हो जाता है? y बराबर x के आने लग जाता है, यानी y बराबर x को टेंड करने लगता है। ये समझ में आ गया? हाँ सर, यह क्लियर हो गया, यह क्लियर हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ। तो जोक बॉक्स भी देख लिया हमने, ये बात समझ में आ गई। यहां मैक्सिमा आया, यहां मिनिमा आया, तो दिख रहा है। अब आपको दिख सकता है ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन। 1 1 है, मेनी वन है भाई। सर ये मेनी वन है। अब जरा यहां आ जाओ, ये क्वेश्चन है। अब यहां आ जाओ, यह क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, y = x + 1 अपॉन x, x > 0, इसका ग्राफ बना लें। हाँ सर, अब इसका ग्राफ तो बना सकते हैं सर। इसका ग्राफ सिर्फ x > 0 पर बनाना है सर, हमको <0 पर नहीं बनाना है, x > 0 पर बनाना है सर इसका ग्राफ। तो आपको पता है कि यहां पर हम लाइन बनाएंगे y बराबर x, बिल्कुल सर। तो y बराबर x लाइन बन गई, यस सर। और यह ग्राफ
यहां पर कुछ इस तरह से बन जाएगा और ये वैल्यू 1 होगी। जी सर, ये वैल्यू 1 होगी। हाँ सर, और फिर x लेस देन 0 पर e की पावर x बनाना है। e की पावर x का ग्राफ कैसा बनता है सर? ऐसा बनता है। ये x लेस देन 0 पर बनाना है, लेस देन इक्वल टू 0 पर। तो ये बन गया भाई। और ये वैल्यू कहां तक जाती है? 0 पर। सर 0 पर 1 आएगी, 0 पर 1 आएगी। तो ये ग्राफ बन गया। हाँ सर, 0 पर 1 आ गई, ये ग्राफ बन गया भाई, है ना। अब मुझे बताओ ये किसका ग्राफ बना? y इक्वल टू ई की पावर x। पूरा बनाया क्या सर? पूरा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 0 पर बनाना, तो सिर्फ ये हिस्सा रखा, पूरा नहीं बनाया। और यहां पर ये पूरा बनाया क्या नीचे? नहीं। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पर यही वाला हिस्सा आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर यही हिस्सा आएगा। अब मुझे बताओ ये वैल्यू 1 है और यह वैल्यू है 2। अब मुझे बताओ इसकी रेंज क्या हुई? रेंज बताना, रेंज ग्राफ को देखकर रेंज बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर। और यह फंक्शन 1 1 है, मेनी 1 है सर। ये हर हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 2 पॉइंट पर काट रही है सर। देखो ये वाली लाइन तो 2 पे काट रही है सर, तो मेनी 1 हो गया। तो कैसा हुआ? मेनी 1 हो गया, फंक्शन मेनी 1 हो गया। फंक्शन कैसा हो गया? मेनी 1। और रेंज क्या आई सर? रेंज आई 0 से 1, 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, जो कि पूरा r के बराबर नहीं है। इसलिए फंक्शन हो गया इनटू, इसलिए फंक्शन हो गया इनटू। तो आंसर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। और शायद यही आंसर दे रखा था, और शायद यही आंसर दे रखा था। हाँ, 0 से 2 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, यही आएगा आंसर। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, मेनी 1 इन 2 आ गया। गजब सवाल था सर। तो बेटा इसी तरह से धीरे धीरे करके आपका लेवल इंप्रूव होगा, आप अच्छे अच्छे सवाल मेरे साथ करते जाओगे, ठीक है। और मुझे खुशी है कई बच्चों ने कर भी लिया था, कई बच्चों ने कर भी लिया था। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं कंपोजिट फंक्शन के ऊपर। f1x दे रखा है x, f2x है 1 माइनस x, f3x है 1 अपॉन x, f4 है 1 अपॉन 1 माइनस x, f5 ये है, f6 ये है। और फिर कह रखा सपोज दैट f6 of fmx, f6 अपॉन ऑफ fmx बराबर है f4x, बराबर f4x। तो हमें m बताना है। और इसी तरह से fn ऑफ f4x बराबर है f3x के, तो हमें n बताना है। तो चलिए आइए पहले यहां करते हैं m के लिए। f6 ऑफ fmx, f6 के अंदर ये रखा है, f6 क्या है? f6x है x माइनस 1 अपॉन x, यही है भाई, है ना, x माइनस 1 अपॉन x। तो इसका मतलब इसके अंदर अगर रखा हो लल्लू, तो लल्लू माइनस 1 अपॉन लल्लू, कल्लू रखा हो कल्लू माइनस 1 अपॉन कल्लू। तो fmx रखा तो क्या आ जाएगा सर? fmx माइनस 1 अपॉन fmx आ जाएगा सर, इज इक्वल टू f4x क्या है सर? f4x है 1 अपॉन 1 माइनस x, f4x है 1 अपॉन 1 माइनस x। तो यह बराबर हो गया 1 अपॉन 1 माइनस x के। ये क्लियर हुआ? हाँ सर, यह क्लियर हो गया, यह क्लियर हो गया। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा fmx माइनस x इंटू fmx, या फिर ऐसा करो fmx के साथ क्या आ गया सर? fmx के साथ आ गया 1 माइनस x, और माइनस 1 माइनस x इज इक्वल टू fm x। यह आया भाई। इसको उठाकर इधर ले आओ और इसको उठाकर उधर भेज दो। तो ये कितना आ गया सर? fm x इंटू 1 माइनस x माइनस fm x इज इक्वल टू 1 माइनस x। हाँ सर, अब इस पूरे में से fmx कॉमन ले लो। अगर आप मेरे साथ कॉपी पेन के बिना बैठे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना। 1 माइनस x, हाँ सर। अब 1 से 1 कट गया। पता है ये वही लोग होते हैं, सर ये 1 कहां गया, सर ये 1 कहां से आया? ये वही लोग होते हैं जो कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते। इज इक्वल टू 1 माइनस x। तो fmx कितना आ गया सर? fmx आ गया 1 माइनस x अपॉन माइनस x, यानी कि x माइनस 1 अपॉन x, x माइनस 1 अपॉन x, और x माइनस 1 अपॉन x सर ये तो f6x है सर, यह तो f6x है। तो इसका मतलब m कितना होना चाहिए सर? m होना चाहिए 6। तो m होना चाहिए 6, m शुड बी 6। हाँ
अरे वाह, आज तो आज सर की का बर्थडे है, वेरी गुड यार, एंड मेरी तरफ से भी उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलना यार, ठीक है। तो आइए, ये क्लियर हुआ, यह क्लियर हुआ, यह क्लियर हुआ, m बराबर 6 आ गया। हाँ जरा देखो, ये क्लियर हुआ। तो आपने क्या किया, f6 है, f6 fmx, तो वो वैल्यू यहां रख दी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर fmx को एक तरफ ले आए, fmx की वैल्यू निकाली है। जैसे fmx की वैल्यू निकाली वो ये आई, और यह गौर से देखो x माइनस 1/x है, तो इसलिए m की वैल्यू 6 होगी, m की वैल्यू 6 होगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, सेकेंड पार्ट। नाउ लेट अस डू दिस। अब n की बारी है। अब जरा यहां देखना भाई, यहां पर है fn ऑफ x, fn ऑफ f4x। f4x कितना है सर, f4x है, f4x है 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स, तो 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू f3x कितना है सर, f3x है 1/x, f3x है 1/x, तो यह हो गया 1/x, ये आ गया भाई। हाँ सर ये तो मैच नहीं कर रहा सर इससे, तो क्या करें, पहली बात तो fnx के अंदर ये बराबर 1/x है, तो हम 1/1 माइनस एक्स को t रख देते हैं, लेट। तो जैसे इसे t रखा तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू t माइनस टी एक्स, क्योंकि फंक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए, fn ऑफ समथिंग बराबर समथिंग, वो समथिंग एक नंबर के फॉर्म में तो ज्यादा अच्छा है ना, तो t के बराबर रख दिया हमने इसको। जी सर, तो ये आ गया, यह आ गया, यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें 1 माइनस टी बराबर माइनस टी एक्स, एक्स बराबर 1 माइनस टी अपॉन माइनस टी, यानी t माइनस 1 अपॉन टी, तो यह बन गया एफ एन ऑफ t बराबर t माइनस 1, अब ये 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t, यानी कि t अपॉन t माइनस 1, बिल्कुल सर। और t अपॉन t माइनस 1 ये कौन आउटपुट देगा सर, f5x, यानी ये f5t के बराबर हो गया, तो n किसके बराबर हो गया सर, n हो गया 5, t अपॉन t माइनस 1, t अपॉन t माइनस 1, जरा अच्छे से देखो, जरा अच्छे से देखो, n बराबर 5 हो गया, यह बात समझ में आई, यह बात क्लियर हुई, हाँ सर यह बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई, n बराबर 5 आ गया। तो एक बार फिर से देख लें, फिर से देख लें एक बार अच्छे से, 1/1 माइनस एक्स को हमने t मान लिया भाई, ठीक है ना, t मान लिया, क्यों माना, क्योंकि हमें फंक्शन चाहिए, तो फंक्शन चाहिए तो उसका इनपुट कैसा होना चाहिए, एक नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, x y या फिर कोई भी नंबर के फॉर्म में, तो हमने इसे t मान लिया। जैसे हमने t मान लिया तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, वो आई t माइनस 1 अपॉन टी, तो यहां तो हो गया t, और यहां x की जगह क्या रख देंगे, t माइनस 1 अपॉन टी, तो जैसे ही रखा वो ये आ गया। अब गौर से देखो, यह f5 t अपॉन 1 माइनस टी देता अगर t डालते तो f5t हो गया, तो इसका मतलब n कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, n होना चाहिए 5। ये क्लियर हुआ, हाँ सर यह बात समझ में आई। अगर सारी बातें समझ में आई तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आग लगा दें, कमेंट बॉक्स में आग लगा दें। हाँ सर, ये पीछे लिख दो भाई, n बराबर 6, m बराबर 6, तो अगला पेज हटा देंगे, m तो 6 आ गया और n 5 आ गया, m इक्वल टू 6। हाँ कमेंट बॉक्स में आग लगा दो भाई जल्दी से, अगर क्लियर हुआ तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, आओ और प्रैक्टिस करते हैं। जाएगा कहां, समझ में क्यों नहीं आएगा। अब कुछ और काम की बातें ध्यान रखें गॉफ के बारे में, फॉग के बारे में, कि कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी गॉफ और फॉग आमतौर पर बराबर नहीं होते। इन जनरल ये आमतौर पर आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन कभी कभी हो भी जाते हैं। इन जनरल का मतलब आमतौर पर यह बराबर नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर fx है x क्यूब और gx है x की पावर 5, तो आप ये देखो कि फॉग ऑफ x आएगा f ऑफ gx, जो कि हो गया f ऑफ x की पावर 5, और यह हो जाएगा x की पावर 5 की पावर 3, यानी कि x की पावर 15। हां सर, और फिर यहां देखो अगर मैं गॉफ x लिखूं, गॉफ x, तो यह हो जाएगा g ऑफ fx, जो कि हो जाएगा g ऑफ x क्यूब, जो कि हो जाएगा x क्यूब की पावर 5, जो कि हो जाएगा x की पावर 15। तो यहां पर देखा जाए गॉफ बराबर फॉग आ गया,
तो ये ना सोचें कि गॉफ बराबर फॉग हो ही नहीं सकता, आमतौर पर नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन आमतौर पर बराबर नहीं होता, आमतौर पर बराबर नहीं होता। सेम आ गया, ये बात क्लियर हुई? हां सर, यह बात क्लियर हुई, ये बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ? हां सर, ये क्लियर हुआ। अब जरा देखें, ये क्लियर हो गया? हां सर, ये क्लियर हो गया है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो भाई, सेकंड प्रॉपर्टी, ये बच्चा कह रहा है हैप्पी बर्थडे समृद्धि। कौन है भाई ये लड़का, कौन है भाई? हाँ बेटा, अभी पापा को बताओ हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं पापा हम। हाँ, पापा भी हैप्पी बर्थडे विश कर देंगे तुम्हारे साथ। हाँ, पापा को भी बता दो बेटा एक बार। सर पापा को बताएं? सर मारेंगे चप्पल से सर। पापा को बता दो बेटा एक बार जरा, जिसको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो। हाँ हाँ, चलो आओ। तो फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ इन जनरल। अब आगे आ जाओ भाई। द कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। मान लो हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एच, तो आप चाहे पहले इन दोनों का कंपोजिट करके फिर एफ के साथ कंपोजिट ले लो, या फिर एफ कंपोजिट जी करके फिर एच के साथ कंपोजिट ले लो, आंसर सेम आएगा। कहने का मतलब है पहले आप इनको एक साथ ले लो, फिर एफ को एक अलग से ले लो, फिर या फिर पहले इन दोनों को एक साथ ले लो, फिर एच के साथ कंपोजिट कर लो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो वही होगा। तो कंपोजिट यहां पर ये समझो, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये है n टू आई नॉट, यानी ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, ये है, और ये अगर मैं यहां पर h कंपोजिट g कंपोजिट f देखूं, जरा देखना आसाम से, यहां x रखा तो ये हो गया सर h ऑफ g ऑफ, अंदर क्या आ जाएगा सर, fx आ जाएगा, और fx कितना है सर, fx है 2x, तो ये हो गया h कंपोजिट g ऑफ 2x। हाँ सर, ये हो गया h ऑफ g ऑफ 2x। हाँ सर, अब g ऑफ 2x कितना है सर, g ऑफ 2x है 1/x, तो ये हो जाएगा h ऑफ 1/2x, और ये हो जाएगा e की पावर 1/2x, ये आ गया। हाँ सर, e की पावर 1/2x ही आ रहा है भाई मेरे ख्याल से, तो hx है 1/x, तो 1 अपॉन होना था, तो e की पावर 2x आ जाएगा सर, उसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो e की पावर 2x आ गया सर। अब अगर आप ये ब्रैकेट हटाकर यहां लगा दो, तो क्या होगा सर, h कंपोजिट, ये हो जाएगा g ऑफ fx, अब पहले g ऑफ fx होगा, अब fx क्या हो गया सर, 2x हो गया, तो h कंपोजिट g ऑफ 2x, और g ऑफ 2x कितना होगा सर, 1/2x, तो ये हो गया h ऑफ g ऑफ 2x। हाँ सर, h ऑफ g ऑफ 2x, ये हो गया 1/2x, और ये फिर से आ गया e की पावर 2x, सेम आया। तो ब्रैकेट आप चाहे पहले 3 में लगा लो या लास्ट के 2 में, पहले 2 में लगा लो या लास्ट के 2 में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आई? तो एक चीज और, कई लोग सोच रहे हो, ये मत सोच लेना कि पहले हम f और h का कंपोजिट कर ले फिर g का कर दें, ये नहीं है। हमने क्या बोला, पहले शुरू का 2 का कंपोजिट कर लो या लास्ट के 2 का कंपोजिट कर लो, वैल्यू सेम आएगी। लास्ट है थर्ड प्रॉपर्टी है, तो ये ध्यान रखना, या तो आप इन दोनों का कंपोजिट कर लो या फिर आप पहले इन दोनों का कंपोजिट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड, कंपोजिट ऑफ 2 बाइजेक्शंस इज अ बाइजेक्शन, है ना, सच दैट गॉफ इज डिफाइंड देन गॉफ इज आल्सो अ बाइजेक्शन। जरा समझो, मान लो f a to b है और g b to c है, यह भी बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन समझते हो, 1 1 on 2, यह भी बाइजेक्शन है। मान लो ये बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन का मतलब ये इधर और यह इधर मैप होगा, क्योंकि f क्या है, 1 1 on 2, f इज बाइजेक्टिव। अब ये समझ में आया, यहां कोई खाली बच सकता नहीं सर। अब यह भी देखा जाए तो यह g है, यह फंक्शन कैसा है, यह फंक्शन भी 1 1 on 2 है ना, यह फंक्शन भी कैसा है, g इज ऑल्सो 1 1 on 2, तो g कॉमा f दोनों बाइजेक्टिव हैं। अब अगर मैं यहां से यहां फंक्शन डिफाइन करूं, यहां से यहां, यह फंक्शन होगा गॉफ, और यह फंक्शन भी कैसा होगा, 1 1 on 2 होगा। क्यों 1 1 on 2 क्यों होगा,
क्योंकि सर एक तरीके से इसकी मैपिंग कर देगा इस पर, इसकी मैपिंग इस पर, इसकी मैपिंग इस पर, और इसकी मैपिंग इस पर, यानी कुल मिलाकर मैपिंग होगी इसकी इस पे, इसकी इस पर और इसकी इस पर। तो यानी फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 on 2, 1 1 on 2 हो जाएगा। ये फंक्शन भी 1 1 on 2 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? हाँ सर ये है क्लियर हुआ। ये फंक्शन 1 1 on 2 हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो अगर पहला फंक्शन 1 1 on 2 है, दूसरा फंक्शन भी 1 1 on 2 है, तो दोनों का कंपोजिट करने के बाद जो नया फंक्शन आएगा वह भी कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा, वह भी बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, वह भी बाइजेक्टिव होगा। इसको एग्जांपल समझ लो, मान लो 1 2 3 हो, यहां पर फंक्शन हो 1 4 9 और यह फंक्शन हो 164 और 729। तो आप जरा गौर से देखो, यहां पर अगर ये फंक्शन देखा जाए, ये 1 को 1 पर, 2 को 4 पर और 3 को 9 पर, ये बाइजेक्टिव है। हाँ सर, ये 1 को 1 पर, 4 को 64 पर और 9 को 729 पर। ये फंक्शन हो गया f, ये फंक्शन हो गया g। तो यहां से यहां जो फंक्शन होगा वह हो जाएगा गॉफ। और गॉफ कैसे मैपिंग करेगा, 1 की मैपिंग 1 पर, 2 की मैपिंग 64 पर, 3 की मैपिंग 729 पर। तो 1 1 on 2 हो गया। सो इट बिकम्स 1 1 and on 2। यह फंक्शन हो गया 1 1 on 2। हाँ सर यह क्लियर हुआ। तो हमें क्या याद रखना है, 1 1 on 2, दो बाइजेक्टिव फंक्शंस को कंपोजिट करेंगे तो आंसर भी बाइजेक्टिव होगा, बस इतना याद रखना है ना, यह भी बाइजेक्टिव होगा। क्लियर है? चलो अब ये एक और सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, जरा अच्छे से देखें। यह सवाल कह रहा है, एक फंक्शन बनाया kx जो है h of g of fx। अब gx तो ये रहा, fx ये रहा, hx वो रहा। आपको डोमेन ऑफ kx दे रखा r माइनस a, वेर r इज रियल नंबर एंड a इज सम सेट। तो आपको बताना है कि a में कितने इंटीजर्स आएंगे। तो kx क्या दे रखा है, kx दे रखा है h of g of fx दे रखा है बेटा। kx क्या है, kx है f of h of g of fx। ठीक है, और ये कह रहा है कि kx की जो डोमेन है वो r माइनस a होगी, वो r माइनस a होगी। तो बताओ a में कितने इंटीजर्स आएंगे, तो बताओ a में कितने इंटीजर्स आएंगे। सर अगर हमने एक फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड कर लिया तो हम कह सकते हैं फंक्शन मेनी वन होगा। हाँ बेटा कह सकते हैं मेनी वन होगा, प्रोवाइडेड वो जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है वो उसकी डोमेन के अंदर आए, वो उसकी डोमेन के अंदर आए, तब आप बोल सकते हो, तब आप बोल सकते हो, तब आप बोल सकते हो। अब जरा देखो, अगर यहां देखा जाए तो यह हो जाएगा h ऑफ g ऑफ fx। fx कितना है, 1 अपॉन x, और ये डिफाइंड कब होगा, जब x 0 ना हो। हाँ सर x 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तभी fx डिफाइंड होगा, तभी fx किसके बराबर होगा, 1 अपॉन x के, प्रोवाइडेड x 0 ना हो, क्योंकि नहीं तो फिर 1 अपॉन x डिफाइंड नहीं होगा। अब gx क्या है सर, gx है 1 अपॉन 4x स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ सर यही आएगा भाई, जरा देख लो, 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1। अब क्योंकि x 0 नहीं है, एलसीएम ले लो भाई, तो सर ये हो गया 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सर ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया क्योंकि x 0 नहीं है, ध्यान रखेंगे, x माइनस। अब यह डिफाइंड कब होगा जो अंदर लिखा है, सर ये डिफाइंड तब होगा, तो g ऑफ 1 अपॉन एक्स डिफाइंड कब होगा, सर जब ये जो नीचे लिखा है ना, जो नीचे बचा है वो 0 ना हो, यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू -2 या फिर 2। हाँ तो जरा अच्छे से देखें, यहां पर लिखा है hx, जो kx है वो है h ऑफ g ऑफ fx, तो fx रखा, 1 अपॉन x आ गया fx की जगह पर। 1 अपॉन x कब आएगा, जब x 0 ना हो, क्योंकि ये फंक्शन 0 पर डिफाइंड नहीं होगा, तो 0 पर डिफाइंड नहीं हुआ। फिर यहां पर 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 रखा। हाँ सर, अब x 0 नहीं है, 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 रखा, एलसीएम लिया, ये ऊपर चला गया, है ना, ये ऊपर आ गया। अब ये डिफाइंड कब नहीं होगा, g ऑफ 1 अपॉन x, जब ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाए, तब ये डिफाइंड नहीं होगा, तब ये डिफाइंड नहीं होगा। ये बात समझ में आई, यह बात क्लियर हुई। हाँ, क्या समझ में नहीं आया भाई, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, लो
ये लो, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। एफ एक्स है 1/x, एफ एक्स है कितना 1/x है, और 1, और एफ एक्स डिफाइंड कब नहीं होगा, जब एक्स जीरो नहीं होगा, है ना। एफ एक्स डिफाइंड कब होगा, जब एक्स जीरो नहीं होगा, तो इसके डिफाइंड होने के लिए एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। व्हेन एक्स इज नॉट जीरो देन ओनली एफ एक्स इज डिफाइंड, तो ये आ गया। अब h ऑफ g ऑफ 1/x क्या होगा सर, g ऑफ 1/x होगा 4 इंटू 1/x² -1, सर ये होगा, बिल्कुल यही होगा। अच्छा ये डिफाइंड कब होगा सर, ये डिफाइंड तब होगा जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो अगर आप चाहो तो इसमें एलसीएम ले सकते हो, क्योंकि x जीरो नहीं है तो एलसीएम लिया जा सकता है 4 - x² और यहां 1, तो ये x² चला गया ऊपर, तो ये हो गया x² अपॉन 4 - x²। तो इसके डिफाइंड होने के लिए जो अंदर लिखा है g ऑफ 1/x, ये आ गया। g ऑफ 1/x डिफाइंड कब होगा सर, ये डिफाइंड होगा जब यह जीरो ना हो। कौन, 4 - x² जीरो ना हो, यानी x क्या ना हो, -2 और 2। तो एक तो जीरो नहीं होना चाहिए और एक -2 और 2 नहीं होना चाहिए, -2 और 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, फिर उसके बाद hx क्या है सर, वो है 5x, तो h ऑफ, अब ये किसके बराबर हो गया सर, ये हो गया 5 इंटू 5x अपॉन x+2 है सर hx, तो ये हो जाएगा x² अपॉन 4 - x² डिवाइडेड बाय नीचे कितना, x² अपॉन 4 - x² प्लस 2। हाँ सर यही हुआ, यहां रख दिया हमने hx में, या कहां रखा, hx में रखा। एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 5x² अपॉन 4 - x² डिवाइडेड बाय, एलसीएम लोगे तो x² प्लस 8 - 2x² अपॉन 4 - x², ये बन गया, बिल्कुल सर। अब 4 - x² कट जाएगा ऊपर नीचे, ऊपर जाएगा कट जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास सर, 5x² अपॉन 8 - x²। ये डिफाइंड कब होगा, यह डिफाइंड कब होगा, kx, फाइनली kx ही आ गया। ये डिफाइंड कब होगा सर, जब 8 - x² नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x² इज नॉट इक्वल टू 8, यानी x इज नॉट इक्वल टू 2√2 एंड -2√2 और साथ में 2√2। जब ये डिफाइंड नहीं होगा तब ये डिफाइंड, तब ये है, ये आ गया, ठीक है। तो जरा अच्छे से देखो, तो कुल मिलाकर x क्या क्या नहीं हो सकता, तो फॉर kx टू बी डिफाइंड, फॉर kx टू बी डिफाइंड क्या क्या नहीं हो सकता x सर, क्योंकि kx इन सबसे मिलकर बना था, तो पहले तो fx डिफाइंड होना चाहिए था, इसलिए x जीरो नहीं होना चाहिए था। फिर जब fx डिफाइंड हुआ उसके बाद g ऑफ 1/x डिफाइंड होना चाहिए, तो g ऑफ 1/x डिफाइंड कब होगा, जब ये जीरो ना हो। फिर उसके बाद फाइनली h ऑफ, ये बन गया h ऑफ x² - 4x², ये डिफाइंड कब होगा सर, hx में वैल्यू रखिए, डिफाइंड कब होगा सर, जब इसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो, यानी ये, यानी कुल मिलाकर a आ गया x इज नॉट इक्वल टू 0, 2 -2 2√2 एंड -2√2, यानी कि डोमेन ऑफ k, डोमेन ऑफ k क्या हो गई, डोमेन ऑफ kx हो गई r माइनस द सेट 0 2 -2 2√2 और -2√2, ये हो गई। तो इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आए, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा a। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स इन a कितने हो गए सर, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन a हो गए 3, 0 2 और -2, 0 2 और -2, हाँ सर 3 इंटीजर्स हो गए, 3 इंटीजर्स हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए, लेकिन पूछा क्या था, नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछा था, तो इंटीजर्स कितने हो गए, 3 हो गए, 2√2 और -2√2 इंटीजर्स नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया, हाँ सर ये तो क्लियर हो गया। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये मैंने होमवर्क में दिया है आपको करने के लिए, इसमें देखा पूछा है फॉग में डोमेन क्या होगी, कंपोजिट फंक्शन मैच विद द रिस्पेक्टिव डोमेन्स। फॉग की डोमेन क्या होगी सर, फॉग x, यह होगा f ऑफ gx। gx डिफाइंड होने के लिए सर, gx है f ऑफ x+1 अपॉन x+2, तो हमें यह याद रखना पड़ेगा x+2 जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि x नॉट इक्वल टू -2। तो एक क्वेश्चन ये वाला पार्ट मैं करता हूं,
तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्रोवाइडेड एक्स इज नॉट इक्वल टू -2। हाँ सर, फिर एफ में ये वैल्यू रखेंगे, ये क्या आ जाएगा सर, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, फिर प्लस इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि जो भी रखते हैं दिस प्लस उसका रेसिप्रोकल, प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन। तो सर इसके डिफाइंड होने के लिए एक्स को -2 तो नहीं होना चाहिए, वो पहले लिख रखा है सर। एक और आएगा एक्स नॉट इक्वल टू -1। तो डोमेन आ गई फाइनली इसकी r -1 एंड -2, यानी इसका आंसर आ गया है s। इसका आंसर आ गया है s। हाँ, इसका आंसर आ गया है s। आई होप ये तो क्लियर हो गया। हाँ, ये होमवर्क है, एक फिर भी बता दिया मैंने आपको करके। तो ये जो 2-4 है ना जो पढ़ते लिखते नहीं है, वो सिर्फ पूरा साल इसी चक्कर में रहेंगे, हम यहां पढ़ लें। साईं बाबा ट्राई करो कभी, साईं बाबा ज्यादा बड़े भगवान हैं। हाँ, साईं बाबा को छोड़ो, तुम गणेश जी के पास जाओ, वो ज्यादा बड़े भगवान है, वहां मन्नत पूरी होगी, तुरंत खोपड़ी से, तुरंत उनके हाथ से प्रकाश निकलेगा, तुम्हारी खोपड़ी में जाएगा और खोपड़ी से प्रकाश निकलेगा और सारा मैथ क्लियर हो जाएगा तुम्हें एक बार में। अरे भैया, जब तक तुम खुद पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तुम्हें घंटा क्लियर नहीं होने वाला, चाहे तू किसी से पढ़ ले, साक्षात सरस्वती मां भी आकर तुझे ट्यूशन दे देना, तब भी तेरा नहीं होने वाला, तब भी तेरा नहीं होने वाला। तो यह जो लोग हैं ना, ये सोचते हैं कि हम कुछ ना करें, हम सिर्फ वीडियो देखें, कॉपी पेन भी ना लेकर बैठे, कॉपी भी ना, प्रॉब्लम भी सॉल्व ना करें, और बस आईआईटी क्वालिफाई हो जाए हमारा। क्यों क्यों भाई, कैसे हो जाएगा तेरा आईआईटी क्वालिफाई है? कैसे हो जाएगा भाई? सर हम बहुत इंटेलिजेंट है ना, हम बहुत सुंदर हैं सर। हाँ, बैंगन जैसी शकल है तेरी। अब जरा यहां आ जाओ, ये देखो, लेट एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर्स n with the set of natural numbers, f and g are defined as n to n, और fn है ये है, और gn ये है दे रखा है। तो फॉग के बारे में पूछा, 1 1 many 1 on to into, है ना, 1 1 many 1 on to into। अब जरा देखो इसको, यह वाला सवाल देखें। हाँ, सपने में बनेंगे ये सबके सब, सपने में बनेंगे। यही कारण है बहुत इतने मिनिमम लोग सिलेक्ट होते हैं आईआईटी में, गिने चुने। क्यों? आधे ज्यादा यही घूमते रहते हैं, कभी इस भगवान के पास चलो, कभी उस भगवान के पास चलो। वो है ना गाना, अगरबत्तियां जलकर राख हो गई, गॉड तो फिर भी मिला नहीं, वही हैं ये लोग। तुम बस यही करते रहो। चलो भाई, ये वाला सवाल देखो, यहां पर फंक्शन एन, एफ और जी दोनों नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर हैं, और एफ एन इस तरह से डिफाइंड है, जी एन इस तरह से डिफाइंड है। तो फॉग बताना है कैसा होगा। अब हम यहां डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते, क्यों? ये n+1/2 है, n/2 है। तो हम थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं, फील लेते हैं कि यह मैपिंग किस तरह से करता है f। तो हम यहां पर, क्योंकि 1 1 many 1 है, तो रेंज निकालना पड़ेगा, डोमेन रेंज निकालना पड़ेगा, और फिर साथ साथ देखना पड़ेगा कि दो इनपुट पर सेम आउटपुट आता है कि नहीं। तो पहले अगर मैं f की बात करूं, f की, तो यहां नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, और यहां भी 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। अब जरा देखो, 1 की मैपिंग किस पर होगी? 1 पर आएगा सर, 1 ऑड है, F1 होगा। F1 क्या होगा सर? F1 होगा, व्हाट इज F1 सर? F1 होगा 1 + 1/2 यानी कि 1। F1 होगा 1, तो F1 की मैपिंग तो 1 पर हो गई। हाँ सर, F1 की मैपिंग कहां हो गई? 1 पर। अब अगर हम अगली मैपिंग देखें, ये 1 पर मैप हो गया। हाँ सर, 2 की मैपिंग कहां होगी सर? 2 यहां आएगा, F2। F2 कितना होगा सर? F2 होगा 2/2, वो भी 1। तो हम पहले F को समझ तो लें, कैसा है F? सर ये भी 1 पर मैप करा। सर ये तो मैनी 1 हो गया। अरे भैया, F को मैनी 1 नहीं बताना, हमें फॉग के लिए बताना है, हमें फॉग के लिए बताना है। F मैनी 1 हो गया, बिल्कुल सही बात है, F इज मैनी 1, लेकिन F के लिए तो पूछा ही नहीं ना उसने। ओहो हाँ सर, F3 क्या होगा बेटा? सर 3 ऑड है, 3 + 1/2 सर 2। और F4 क्या होगा सर? 4/2, क्योंकि 4 इवन है। अच्छा, अब इसका मैपिंग पैटर्न समझ में आ गया, ये दोनों को 2 पे डालेगा। हाँ अच्छा, अब 5 को डालेगा 3 पर, और 6 को भी 3 पर। अच्छा हाँ, अब ऐसे मैपिंग हो रही है सर, 2 की 1 पे हो रही है सर मैपिंग। तो F मैपिंग कुछ इस तरह से करता है, 1 और 2 को 1 पर, 3 और 4 को 2 पर, 4 और 5 को 3 पर। इस तरह से मैपिंग चलती है F की। यहां भी नेचुरल नंबर्स हैं और यहां भी नेचुरल नंबर्स हैं। अब आते हैं G की बारी, G की बात करते हैं। लेट अस टॉक ऑफ G। हाँ जी, हाँ सर G की बात कर ले सर। अब G की बात करते हैं थोड़ा सा।
अब जी को भी देखें, क्योंकि पहले उनके बारे में जानकारी देख लें कैसे हैं। हाँ 5 6 ये है, यहां भी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये भी नेचुरल नंबर, यह भी नेचुरल नंबर, और यहां से यहां है जी। हाँ जी, हाँ जी, जी बताओ क्या होगा। एफ व्हाट विल बी G1? G1 क्या होगा सर? G1 तो हमारा सर बर्बाद, ये G1 तो सर बिल्कुल 1 माइनस माइनस 1 की पावर 1 सर, 1 प्लस 1 सर 2 आएगा। और G2 क्या आएगा? G2 सर 2 माइनस माइनस 1 की पावर 2 सर 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि 1। तो ये 1 को कर रहा है 2 पर मैप, 1 को कर रहा है 2 पर मैप, और 2 को कर रहा है 1 पर मैप। हाँ ये बात तो है सर, 2 को कर रहा है 1 पर मैप। 3 को कहां करेगा सर? 3 को करेगा 4 पर मैप। खुद देख, 3 को यानी ऑड नंबर को आगे पर मैप कर रहा है सर, 1 को 2 पर, 3 को करेगा सर 4 पर। देखो जरा, अरे हाँ सर 3 को करेगा 4 पर, ऑड नंबर को अगले वालों पे मैप कर रहा है सर, 3 को करेगा 4 पर, और 4 को कहां करेगा सर? पीछे वाले पे। देख ऑब्जर्व कर, G ऑफ 4 3 माइनस 4 माइनस 4 माइनस माइनस 1 की पावर 4, तो 4 माइनस 1 3। अच्छा, इसका मैपिंग पैटर्न ऐसे है, इसका मैपिंग पैटर्न ऐसे है, यानी कि ये 5 को मैप करेगा अगले वाले पे 6 पर, और 6 को मैप करेगा 5 पर। ये इस तरह का मैपिंग करता है। तो ये इस तरह का फंक्शन है। तो आपको ये दोनों फंक्शन समझ में आने चाहिए किस तरह के हैं, आपको समझ में आने चाहिए दोनों फंक्शन किस तरह के हैं। हाँ 4 को कहां मैप कर रहा है? 3 पर। 4 को मैप कर रहा है 3 पर, और 6 को मैप कर रहा है 5 पर। अब अगर मैं फॉग बनाऊं, मुझे क्या बनाना है? फॉग। तो पहले G बनेगा। हाँ सर, गॉफ में पहले F बना था, तो पहले G बनेगा। तो ये N और ये है N, और यहां भी N। यहां लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहां भी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहां भी 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। अब देखो 1 को मैप करेगा 2 पर, 2 को मैप करेगा ये 1 पर। हाँ सर, 1 को 2 पर, 2 को 1 पर, और यह 1 और 2 को दोनों को मैप करता है फंक्शन F। यहां से यहां कौन सा फंक्शन है सर? यहां है F, और यहां है G, और यहां से यहां होगा, कहां से कहां? यहां से यहां होगा FOG, क्योंकि गॉफ में पहले F होता है फिर G, तो यहां फॉग में पहले G होगा फिर F, पहले G फिर F। हाँ ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर हुई, यह बात क्लियर हुई। यह करने का फायदा क्या होगा बेटा? यह करने का फायदा यह होगा कि आपको अब समझ में आएगा, अब आपको ये समझ में आएगा कि 1 की मैपिंग 2 पर, 2 की 1 पर हुई, और 1 और 2 को F कैसे मैप करता है जरा यहां देखना बेटा। इसका फायदा ये होगा 1 और 2 को मैप कैसे होगा? 1 और 2 कहां मैप होंगे सर? 1 और 2 F जो करता है सर 1 पे मैप कर देता। देखो फायदा क्या हुआ, फायदा मिल गया सर, मिल गया सर। 1 और 2 दोनों के दोनों 1 पर मैप हो जाते हैं। तो फंक्शन कैसा हो गया सर? सीधा सीधा फॉग इज मेनी वन, फॉग इज मेनी वन। मेनी वन तो हो गया सर, मेनी वन तो हो गया। क्यों? 1 और 2 की मैपिंग 1 पर हुई और 2 पर हुई, इसकी 2 पर, इसकी 1 पर, इसकी 2 पर, लेकिन इन दोनों की मैपिंग 1 पर हो गई। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे फॉग ऑफ 1 या फिर फॉग ऑफ 2, तो दोनों की वैल्यू 1 आने वाली है, दोनों की वैल्यू 1 आने वाली है। हाँ सर, दोनों की वैल्यू 1 आने वाली है। अब जरा देखिए, अब थोड़ा और देखो सर, 3 की मैपिंग होगी 4 पर, और 4 की होगी 3 पर, और 3 और 4 दोनों की मैपिंग हो जाएगी सर 2 पर। 3 और 4 दोनों की मैपिंग हो जाएगी 2 पर। जरा देखना भाई, 3 और 4, हाँ सर, दोनों की मैपिंग 2 पर। फिर 5 की मैपिंग 6 पर, 6 की मैपिंग 5 पर, और 5 और 6 दोनों की मैपिंग 3 पर। सर ये कार्यक्रम चलता जाएगा, हर कोई यहां मैप होता जाएगा। जैसे अगला आएगा 7 और 8, 7 की 7 और 8 है ना, हाँ 7 और 8। तो 7 और 8 अगर हम देखेंगे तो वो एक होगा 8 पर, एक होगा 7 पर, और फिर वो दोनों 4 पर मैप हो जाएंगे। तो इसका मतलब है सारे के सारे एलिमेंट्स यहां मैपिंग में आ जाएंगे, सारे के सारे, कोई नहीं छूटेगा। पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर अगला 4 5 आता चला जाएगा। इसलिए कैसा हो जाएगा, पैटर्न देखकर समझ में आ रहा है, ऑन टू, यहां कुछ भी खाली नहीं बचेगा,
यहां कुछ भी खाली नहीं बचेगा, मेनी वन ऑन टू होगा। मेनी वन ऑन टू, हाँ मेनी वन ऑन टू कैसे आया वो समझ में आया, क्योंकि यहां 1 और 2 दोनों की मैपिंग 1 पर हो गई, 2 3 और 4 की मैपिंग 2 पर हो गई, 4 और 5 और 6 की मैपिंग 5 और 6 की मैपिंग 3 पर हो गई। तो आप देखो 1 और 2, ऐसे देखो 1 और 2 ये दोनों, 1 और 2 ये दोनों मैप हो गए 1 पर, 3 और 4 ये दोनों मैप हो गए 2 पर, फिर 5 और 6 ये मैप हो गए 3 पर, फिर उसके बाद 7 और 8 मैप हो जाएंगे 4 पर, और फिर 9 और 10 मैप हो जाएंगे 5 पर। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चलता जाएगा। तो इस तरह देखा जाए तो यहां पर सारे एलिमेंट्स की मैपिंग हो जाएगी, कोई भी खाली नहीं बचेगा, कोई भी खाली नहीं बचेगा। ये बात समझ में आई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। यानी हम कह सकते हैं यह फंक्शन ऑन टू हुआ बट नॉट 1 1। ऑन टू तो हुआ लेकिन 1 1 नहीं हुआ, लेकिन 1 1 नहीं हुआ। हाँ, ये बात समझ में आई, यह बात क्लियर हुई। इंफिनिटी खाली बचेगा बेटा, इंफिनिटी थोड़ी ना होगा नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में इंफिनिटी इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इंफिनिटी सिर्फ यह दिखाता कि यह बढ़ता चला जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, एफ एक्स ये दे रखा है, जी एक्स यह है एन टाइम्स, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, जी एक्स की वैल्यू क्या होगी। एफ एक्स ये है और ये क्या है, एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ कितनी बार, एन बार ऑफ एक्स। तो अगर हम एफ ओ एफ एक्स देखें, 2 बार देखें, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। हाँ सर, और ये क्या बन जाएगा सर, एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एन की पावर 1 बाय एन, ये बन जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू ये है। अब एफ के अंदर जो भी है वो यहां रखता है ऊपर, हाँ सर ऊपर रख देता वही का वही, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन की पावर 1 बाय एन वही रख दिया ऊपर, और नीचे करता है ब्रैकेट 1 प्लस जो भी अंदर रखा था उसकी पावर एन, जो भी अंदर रखा था, ध्यान से सुनना, जो भी अंदर रखा था, जो भी अंदर रखा था उसकी पावर एन, ब्रैकेट क्लोज और बाहर 1 बाय एन। हाँ सर यही आएगा, बाहर 1 बाय एन। जरा देखो क्लियर है? हाँ सर यह है क्लियर है, यह है क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब यह हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n की पावर 1 बाय n, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस, ये हो गया x की पावर n, बिल्कुल सर, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n और पूरी की पावर 1 बाय n। सर ये कैसे आया बेटा, ये 1 बाय n है, ये n है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n और 1 बाय n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब एलसीएम लो सर, ये हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n की पावर 1 बाय n अपॉन 1 प्लस 2x की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n की पावर 1 बाय n। मैंने एलसीएम लिया तो 1 प्लस एक्स की पावर n तो 2x की पावर n हो गया, तो 2 बार f लिया, ये आया, तो ये हो गया x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर n की पावर 1 बाय n। 1 मिनट ये लिख लो पहले। हाँ सर यहां तो ये आ गया। मेरे साथ अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आपको समझ में आएगी चीजें। मैथ है, ये कोई हिस्ट्री की क्लास नहीं है। अगर आप यहां पर कॉपी पेन लेकर नहीं काम करते साथ साथ तो भैया तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला, चाहे कुछ ही कर लो, चाहे कुछ ही कर लो। ये क्लियर हुआ? हाँ सर ये क्लियर हुआ। अब जरा देखो, अब जरा देखो डिनोमिनेटर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये गया, क्या आ गया सर, ये आ गया x अपॉन 1 प्लस 2 एक्स की पावर n की पावर 1 बाय n आ गया सर, ये आ गया। हाँ सर ये आ गया। अब अगर तुम इसको, अच्छा रॉन्ग एक्सप्लेन अगेन, हाँ क्या रॉन्ग हो गया भाई, हाँ क्या रॉन्ग हो गया जरा बता, ये बता दो रॉन्ग क्या हुआ। सर रॉन्ग कुछ नहीं हुआ, जब हम पैदा हुए थे ना सर, हमारा तकिया कलाम है सर, हम पैदा होते ही रॉन्ग रॉन्ग करे थे सर, हम रोए नहीं थे, हम रॉन्ग किए थे सर, रॉन्ग। हाँ सर हम बचपन से रॉन्ग हैं सर, हमारे पापा भी हमें देखकर यही कहते हैं, हमारा चांद सा मुकड़ा देखते हैं कहते हैं बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। हाँ तो जरा यहां जरा देख लें, ये लिखा था एफ एक्स, ये था, नीचे था 1 प्लस दिस की पावर n और पूरे की पावर 1 बाय n। क्यों? यहां जो भी f के अंदर डालते हैं वो पूरा, और नीचे 1 प्लस उसकी पावर n की पावर 1 बाय n।
तो वो पूरा ऊपर 1 प्लस उसकी पावर n की पावर 1/n, ये हो गया x की पावर n, और नीचे जो ये n था ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा लिखा हो 2/3 की पावर 1/n की पावर n, तो ऐसा हो जाता है 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर 1/n की पावर n। अब ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाता है तो 2/3 आ जाता है। ये क्लियर हुआ? हाँ सर, यह क्लियर हो गया। अब जरा देखो, ये 2 आ गया, 2 बार FOF किया तो 2 आ गया, अगर 3 बार करेंगे तो 3 बार, जरा देखो अब जरा समझना, FOF ऑफ f ऑफ x, तो यह हो गया f ऑफ fx। हाँ सर, अब हम इसकी वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू कितनी सर? वो आई थी x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर n की पावर 1/n, ये आई थी वैल्यू, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके, ये देखो। हाँ सर, अब यह fx में रखनी है। याद करो कि fx क्या था, याद करो fx क्या था सर? fx था x अपॉन 1 प्लस x की पावर n की पावर 1/n था सर। तो ये वैल्यू इसमें रखो, जैसा है वैसा ही रहना ऊपर तो। हाँ सर, नीचे क्या होगा सर? जैसा है उसमें 1 जोड़ दो और उसकी पावर 1/n, उसकी पावर कितना करो सर? उसकी पावर आपके पास यहां थी, इसकी पावर थी 1/n, ऐसे था सर, 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर n की पावर 1/n की पावर होल n। ये सवाल IIT में ऐसे ही दिया था, IIT में ऐसे ही दिया था। हाँ सर, यह क्लियर हो गया, यह क्लियर हो गया, यह क्लियर हो गया सर। अब जरा अगर आप इसमें पैटर्न देखोगे, अगर आप इसमें पैटर्न देखोगे, रफ कॉपी में आप साथ साथ करते देखते रहो, ठीक है ना? मेरा मतलब है रफ कॉपी से। सर fx इक्वल टू 1 प्लस 1/x, सर इसको x प्लस 1 हम तभी लिखेंगे जब x 0 ना हो। हाँ बिल्कुल, तभी तो ये डिफाइंड होगा, तभी तो लिख सकते हैं। एंड x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 हो तो हो, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट राइट है सर। व्हाट इफ वी टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स? बेटा दोनों साइड तू लॉग ले भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा यहां पर? इफ यू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स देन आल्सो हाउ विल इट अफेक्ट? कुछ खास अफेक्ट नहीं करेगा वो भी, है ना? लॉग लेगा तो लॉग fx और आ जाएगा, फिर उसमें ऑफ fx लिखेगा तो और लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो अब जरा देखो ये कितना हो गया सर? ये हो गया x 2x की पावर n की पावर 1/n, और यहां पर अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस x की पावर n अपॉन 1 प्लस 2x की पावर n की पावर 1/n। फिर से जब तुम एलसीएम लोगे तो x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर n की पावर 1/n डिवाइडेड बाय, यहां देखो जब एलसीएम लोगे सर ये बन जाएगा 1 प्लस 3x की पावर n। तो बस हो गया यार, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x की पावर n और इस पूरे की पावर 1/n। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तुरंत समझेंगे, ये हो गया x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर n की पावर 1/n। हाँ, और जो ना पढ़ने वाले उनके तो मुंह से झाग निकल गया होगा, क्योंकि IIT-JEE एडवांस में ये सवाल इस तरह से था, है ना? उनके तो मुंह से झाग निकल गया, बोले हमसे ना हो रहा, हमसे ना हो रहा, कुछ भी हमसे ना आ रहा, हमें तो बोरिंग लग रहा, हमें तो बोरिंग लग रहा। जिसके पास दिमाग होगा उसे मैथ लगेगा इंटरेस्टिंग, और जिसके पास दिमाग नहीं होगा उसे मैथ बोरिंग ही लगेगा, क्योंकि मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहली प्री-रिक्विजिट चीज जो है वो है दिमाग। तो आपके पास 3 बार f आया, 1 प्लस 3x की पावर n आ गया, वो 3x की पावर n आ गया, तो 3 बार लिया तो 3 आ गया। तो यहां से अब हमें समझ में आता है कि अगर f n टाइम्स लिखा हो, n टाइम्स ऑफ x, तो आंसर आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस nx की पावर n की पावर 1/n। क्योंकि अब हमने देखा 2 में 2 आया था, यहां पर 3 में 3 आया, तो n में n आ जाएगा, n में n आ जाएगा। तो बेटा मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज ये खोपड़ी, दिमाग। अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम्हें मैथ बहुत अच्छा लगेगा, एक एक स्टेप फॉलो करोगे। और अगर नहीं है, बहुत चक्कर आ रहे हैं, मिथली आ रही है, हाँ मतलब उल्टी आने को हो रही है, तो ऐसा रहेगा, है ना? हाँ, तब ऐसा रहेगा।
ठीक है। हाँ मतलब सर हमारे दिमाग में से दिमाग थोड़ा ही है, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो भरा पड़ा है। हाँ वही भरा पड़ा है तुम्हारे खोपड़ी के अंदर। अब जरा देखो एफ ओ एफ एक्स निकालना है सर। हाँ सर ये वाला सवाल सर, बिल्कुल सर। आपको कैसे पता सर? हाँ बेटा एक सवाल और करते हैं, आओ। ऑफ एक्स निकालना है तो ये क्या होगा? एफ ऑफ एफ एक्स। जहां जहां एक्स है सब बदल डालो, सब बदल डालो। ऑफ एक्स निकालना था। हाँ सर तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ एक्स, ये हो जाएगा 3 माइनस एफ एक्स, और फिर यह हो जाएगा एफ एक्स 0 से 2। अब ग्राफ किसका बनाएंगे? हमेशा अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ, ये अंदर वाला फंक्शन है, अंदर की बात है, अंदर वाला फंक्शन, ये अंदर वाला फंक्शन है। हाँ सर इसी का ग्राफ बनेगा, क्योंकि हमें यहां देखना है एफ एक्स 2 से 3 के बीच में कहां है। ठीक है। हाँ सर चलो, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है। सर आपने फर्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में 2 नहीं लिखा था, क्यों? कहां नहीं लिखा भाई मैंने 2? फर्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में कहां नहीं लिखा? यहां तो लिखा है मैंने 2। कहां नहीं लिखा मैंने फर्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में? कहां? यहां कहां? बताओ जरा, कहां नहीं लिखे हैं हम 2? ये है। हाँ सर ये है। आकाश कह रहे हैं, बेटा आकाश कह रहे हैं सर लेक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू बेटा आकाश, दैट इज रियली गुड एंड आई अप्रिशिएट यू। हाँ अब जरा यहां आ जाओ, अब जरा यहां आओ। यहां तक आ गए? हाँ सर यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। लो भाई एक डाउट सर, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करवा दीजिए बेटा। करवाए तो हैं, इतने तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हाँ करा रहे हैं बेटा इसको प्रैक्टिस। सर ये तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स एन ना आ जाएगा ना, पावर 1/n भी तो आएगी ना। हाँ सर लास्ट में पावर 1/n नहीं आएगा क्या सर जी? आएगा ना भाई, लगाया तो है, शायद लगाया तो है 1/n, लगा तो रखा है। क्यों नहीं लगा रखा? देखो लगा रखा है, क्यों नहीं आएगा? 1/n आएगा। ठीक है। हाँ चलो ठीक है। हाँ सर यह क्लियर है सर, यह क्लियर है। अब जरा यहां पर आ जाओ, 1 माइनस एफ एक्स 1 प्लस एफ एक्स, ये लिखा हुआ है। एफ एक्स कहां है? 0 से 2। तो पहले हम एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। एफ एक्स का ग्राफ ये बनाया, हाँ सर ये बनाया। अब जरा यहां पर अगर देखा जाए 1 प्लस एक्स है, 0 पर वैल्यू क्या आएगी सर? 0 पर वैल्यू आएगी 0 पर 1 प्लस एक्स। वाई बराबर 1 प्लस एक्स बनाना है। जब हम इसमें x को 0 रखते हैं तो y आता है 1, और जब हम इसमें x को 2 रखते हैं तो y आता है 3। और मेरे ख्याल से 0 पर 1, 0 पर 1 और 2 पर वैल्यू आती है 3। तो यह लाइन बन गई। हाँ सर ये लाइन बन गई। ये लाइन कौन सी बनी सर? यहां पर एफ एक्स है, एफ एक्स कितना है भाई यहां पर? एफ एक्स है 1 प्लस एक्स, एफ एक्स है 1 प्लस एक्स। अब हमें दूसरा बनाना है 3 माइनस एक्स, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। जब x है 2 तो y कितना होगा सर? y होगा 1, और जब x है 3 तो y होगा 0। लेकिन हम 2 नहीं रख सकते। हाँ सर 2 पर वैल्यू 1 आ रही है। 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 2 पर वैल्यू 1 आ रही है सर, 2 पर वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन आएगी नहीं, ओपन आएगा। और 3 पर वैल्यू 0 आ रही है, 3 पर वैल्यू 0 आ रही है। ये हो गया। और यहां एफ एक्स कितना है सर? वह है 3 माइनस एक्स। ये बन गया, यह बन गया। ये क्लियर हुआ? यह क्लियर हुआ? हाँ सर यह क्लियर हो गया। अब जरा ये देखिए यहां पर अगर आप इधर आ जाएं 2 पर, ये आ गया। अब हमें चाहिए एफ एक्स 0 से 2, और ये कितना था वैल्यू सर? ये था 3। ये वाली वैल्यू कितनी थी सर? ये वैल्यू 3 थी, दिस वैल्यू वाज 3। अब हमें चाहिए एफ एक्स 0 से 2, तो 0 तो ये रहा, 2 कहां आएगा सर? यहां कहीं आएगा 2। 2 कहां आएगा इसकी वैल्यू सर? 2 वैल्यू आएगी इसमें 1 पर। द वैल्यू 2 विल अकर एट एक्स इक्वल टू 1, 1 पर 2 आएगा। और हमें चाहिए 0 से 2, 0 से 2 ये वाला, इस रीजन में जो भी ग्राफ होगा। तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया करो 0 से 2 में।
तो 0 से 2 ये वाला, यानी हमें इस रीजन में जो भी ग्राफ आएगा वो चाहिए। तो 0 से 2 कौन कौन सा आता है सर? 0 से 2 आता है ये, एक तो ये और फिर ये। तो पहले हम इसके लिए लिखते हैं। तो अभी हम ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये वाला सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो उसमें है एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, इस वाले ग्राफ के लिए एफ एक्स है 1 प्लस एक्स, तो एफ एक्स हो गया 1 प्लस एक्स। और यहां रेंज आती है एफ एक्स की 0 से 2 है, यहां रेंज आती है एक्स की। तो इस वाले ग्राफ में एक्स की रेंज क्या होगी सर? 0 से 1, 0 से 1। अब ओपन क्लोज और देख लो, 0 से 1। 0 पर वैल्यू 1 है, 1 चाहिए क्या? हाँ सर, एफ एक्स 1 हो सकता है, चलेगा। तो 0 पर क्लोज्ड। 1 पर वैल्यू कितनी है? 2, 2 चाहिए क्या? हाँ चाहिए सर, तो ये आ गया क्लोज्ड। अब ये वाला रीजन हमने लिख लिया, अब ये रीजन बचा है। ये रीजन के लिए क्या करें सर? इस वक्त एफ एक्स है 3 माइनस एक्स, और एक्स कहां से कहां तक है? एक्स है 2 से 3, एक्स है 2 से 3, 2 से 3 है सर एक्स, 2 से 3, 2 से 3। 2 पर वैल्यू यहां तो है ही नहीं सर, तो 2 पर तो ओपन ही आएगा क्योंकि 2 में वैल्यू यहां है ही नहीं, ब्लैंक डॉट लगा है। और 3 पर सर, 3 पर वैल्यू आ रही है 0, 0 चाहिए क्या? हाँ सर चाहिए, तो ये हो गया। तो ये अब कंप्लीट हो गया पहला पार्ट, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। लेट अस कम डाउन टू द सेकंड पार्ट। अगर हम सेकंड पार्ट पर आते हैं, इफ वी कम डाउन टू द सेकंड पार्ट, 3 माइनस एफ एक्स, 2 से 3 चाहिए। 2 से 3 कौन सा हिस्सा है सर? 2 से 3 ये वाला हिस्सा आएगा, 2 से 3 सर यह वाला हिस्सा आएगा। इस वक्त एफ एक्स कितना है सर? 1 प्लस एक्स ही है, तो 3 माइनस 1 प्लस एक्स, 3 माइनस 1 प्लस एक्स। और एक्स यहां कहां से कहां तक है सर? 1 से 2 है, 1 से 2। अब जरा देखो 1 पर क्लोज आएगा कि ओपन? 1 पर वैल्यू कितनी है? 2, 2 चाहिए क्या इसमें? नहीं चाहिए सर, तो 1 पर ओपन। 2 पर वैल्यू है 3, 3 चाहिए क्या? हाँ सर चाहिए, तो ये आ गया क्लोज्ड, ये आ गया क्लोज्ड। यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स बन गया, ये फाइनली बन गया। अगर लिखना चाहो तो ये बन गया 2 प्लस एक्स, अगर x 0 से 1 है, और ये बन गया 2 से 3, 1 से 2 लिख लो पहले सर, ये आएगा 2 माइनस एक्स, जब x 1 से 2 होगा। और 2 से 3 आया 4 माइनस एक्स। जरा मैच करो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका आंसर मैच हुआ या नहीं? उनका आंसर मैच हुआ या नहीं? उनका आंसर मैच हुआ या नहीं? एक बार जरा देखो। एक बार जरा देखो, जरा देखो, जरा एक बार दोबारा से देख लो। यहां पर हमारे पास 0 से 1 था, 0 से 1 जब x है इस वाले केस में, हमें क्या चाहिए? 0 से 2 तक। तो 0 से 2 ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में x है 0 से 1, ये रहा 0 से 1, और एफ एक्स की वैल्यू है 1 प्लस एक्स, यहां रख दी। फिर अगले वाले में ये 2 से 3, 2 से 3, और एफ एक्स है 3 माइनस एक्स, तो यहां रख दिया 3 माइनस एक्स। फिर अगला 1 से, फिर अगला क्या है? 2 से 3, 2 से 3 ये वाला स्ट्रिप आएगा, ये। इसमें x कहां से कहां तक है? 1 से 2, और एफ एक्स कितना है? 1 प्लस एक्स है, तो 3 माइनस 1 प्लस एक्स। क्लोज ओपन कैसे लगाया वह आपने देखा, हाँ ठीक है। तो यहां पर 1 प्लस 3 माइनस एक्स है, 2 पर क्या है? ओपन है। 2 पर कैसा है? ओपन। क्यों? 2 पर वैल्यू यहां नहीं मिल रही। जब 2 पर वैल्यू यहां नहीं मिल रही तो इसलिए यहां पर क्या आ गया? ओपन आ गया, क्योंकि 2 पर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। 3 पर वैल्यू कितनी है? 0, और जब 3 पर वैल्यू 0 है वो चाहिए? हाँ सर 0 तो चाहिए, तो 0 आ गया, तो 3 आ गया, हमने ले लिया इसमें। एक और देखते हैं, 4 माइनस एक्स आ गया, सही है। अब जरा एक क्वेश्चन है, यह देखो। लेट एफ ए टू बी, लेट एफ ए टू बी, लेट एफ ए टू बी, ठीक है, लेट एफ ए टू बी। ये बच्चा कह रहा है यहां 2 माइनस एक्स होगा, 2 माइनस एक्स होगा। हाँ बेटा, ये लिखा है 2 माइनस एक्स, ये रहा 1 से 2, ये लिखा 2 माइनस एक्स। तू क्या सोच रहा होगा भांग खा के? सर ये होगा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, ये होगा 2 माइनस एक्स। मतलब खुद की बुद्धि तो घास चरने गई है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करवा लो इनसे, बातें बड़ी बड़ी करवा लो इनसे। चलो अब इधर आ जाओ, यहां देखो एफ ए टू बी है, जी बी टू सी है,
तो आपको बताना इनमें से कौन सा पार्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। गॉफ 1 1 है तो एफ और जी दोनों 1 1 होने चाहिए। गॉफ 1 1 है तो एफ का 1 1 होना जरूरी है। और तीसरा, गॉफ अगर बाइजेक्शन है तो एफ का 1 1 जी का ऑन टू होना जरूरी है। और अगर गॉफ तो यहां पर पहले मैं आपको ये जो पार्ट्स थे, ये पार्ट्स गॉफ 1 1 है तो हम एफ और जी के बारे में क्या कह सकते हैं, पहले दो पार्ट तो ये कहते हैं और लास्ट के दो पार्ट कहते हैं। अगर ये दोनों, अगर ये बाइजेक्शन है तो एफ और जी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो पहले जरा ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए ये ए टू बी एक फंक्शन है, ए टू बी और बी टू सी, यह है एफ, यह है जी, यह है जी, ठीक है। यहां हमें यह देखना है, अगर गॉफ 1 1 है तो क्या एफ 1 1 होगा या फिर एफ और जी दोनों 1 1 होने जरूरी हैं। तो जरा देखो यहां पर, अगर मैं एक, ये देखो ये मान लो एफ तो 1 1 है और जी 1 1 नहीं है, जी 1 1 नहीं है। इसको देखकर बताओ एफ 1 1 है। हां सर, एफ इज 1 1 बट जी इज मेनी 1। तो आप जरा इस डायग्राम को देखकर बताओ कि गॉफ कैसा है, गॉफ कैसा है, गॉफ कैसा है, यहां से यहां गॉफ कैसा है, हाउ इज गॉफ कैसा है। सर गॉफ भी मेनी 1 है। चलो एक काम और करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जरा इस डायग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो ये यहां गया, हाँ सर, और इसको यहां बनाते हैं। इसको डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो हाँ सर, यहां हम ये बना दिया, यहां एक फंक्शन, यहां एक एलिमेंट बनाया हमने फालतू, और इसको यहां मैप कर दिया। जी इज मेनी 1, जी कैसा है अब, मेनी 1 है। हाँ ये तो मेनी 1 था, बिल्कुल पहली स्थिति में मेनी 1 था। आपको पता है कोई चीज को सत्य बोलने के लिए हमें प्रूव करना पड़ता है, लेकिन किसी चीज को गलत प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए। तो जरा अब इस डायग्राम को देखो। अब बताओ गॉफ कैसा है, अब बताओ गॉफ कैसा है, अब बताओ गॉफ अब कैसा है। तो पहले मेनी 1 था, अब कैसा हो गया, हमने थोड़ा चेंज कर दिया फंक्शन को। अब बताओ यह कैसा हो गया, गॉफ कैसा हो गया, अब कैसा हो गया। सर अब यह 1 1 हो गया, अब यह 1 1 हो गया। तो यहां पर अगर गॉफ 1 1 है तो क्या जी का 1 1 होना जरूरी है, यस और नो, इसमें जवाब दो। अगर गॉफ 1 1 है तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे प्रूव यह हुआ कि अगर गॉफ 1 1 है तो जी का 1 1 होना जरूरी है या नहीं है, यह बताओ। जी का 1 1 होना जरूरी है या नहीं है, जी का 1 1 होना नहीं सर, जी का 1 1 होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल हमारे सामने यहां जी मेनी 1 है लेकिन गॉफ फिर भी 1 1 है। यानी कहने का मतलब है गॉफ इज 1 1 देन एफ एंड जी बोथ आर 1 1। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। मोर देन 1 करेक्ट है सवाल, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि वो क्या कह रहा है, अगर गॉफ 1 1 है तो एफ भी 1 1 होना चाहिए और जी भी 1 1 होना चाहिए। जबकि इस एग्जाम्पल में साफ साफ दिख रहा है यह उसका क्या हुआ, एक काउंटर एग्जाम्पल हुआ है ना। हाँ इसको क्या हुआ, एक काउंटर एग्जाम्पल हुआ। यहां गॉफ 1 1 है लेकिन जी 1 1 नहीं है, ठीक है। अब जरा दूसरा देखो बी के लिए। अगर मैं बी पार्ट देखता हूं इसका, बी पार्ट में लिखा गॉफ 1 1 है तो एफ का 1 1 होना जरूरी है क्या, एफ का 1 1 होना जरूरी है क्या। तुम्हें क्या लगता है, सही है या गलत है, सही है या गलत है। बी, अगर मान लो इफ एफ इज नॉट 1 1, अगर एफ 1 1 नहीं है, अगर एफ 1 1 नहीं है, इसका मतलब एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 होगा फॉर सम x1 नॉट इक्वल टू x2 इन ए। हां सर, एफ अगर 1 1 नहीं है तो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 बराबर होगा फॉर सम x1 नॉट इक्वल टू x2, फॉर सम x1 नॉट इक्वल टू x2। हाँ सर, क्योंकि अगर 1 1 नहीं है तो मेनी 1 होगा, मेनी 1 का मतलब दो अलग अलग इनपुट पर आउटपुट सेम आएगा। अगर दोनों नंबर्स बराबर हैं, दोनों साइड g ले लो, तो g ऑफ fx1 बराबर g ऑफ fx2 होगा। हाँ सर होगा। इसका मतलब हो गया गॉफ ऑफ x1, यही तो गॉफ ऑफ x1 है, हाँ सर, इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x2 होगा।
इसका मतलब यह हो गया, और जहां x1 और x2 बराबर नहीं है, इसका मतलब यह हो गया कि अगर f11 नहीं है तो गॉफ भी 1 1 नहीं है, गॉफ इज नॉट 1 1। तो हमने क्या प्रूव किया कि अगर f11 नहीं है तो गॉफ 1 1 हो ही नहीं सकता, गॉफ 1 1 हो ही नहीं सकता। जरा देख के देखो, दोबारा से देखो, हमने माना, हमें क्या चेक करना था, हमें लग रहा है ये सही है, अगर सही है तो प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव कैसे करेंगे, मान लो यहां पर लिखा है कि गॉफ 1 1 है तो f को भी 1 1 होना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो f11 नहीं है मान लेते हैं, f11 नहीं है मान लेते हैं। अगर f11 नहीं है तो उस केस में वो मेनी वन होगा, यानी दो अलग अलग इनपुट पर आउटपुट सेम आएगा। हाँ सर, फिर हमने दोनों साइड g लगा दिया, क्योंकि अगर दो इनपुट सेम है, fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर है, तो अगर दोनों को g में डालें तो वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि एक ही फंक्शन में सेम वैल्यू दो बार डालें तो आंसर हर बार सेम आएगा। हाँ, f हर बार, ये तो गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x2। इसका मतलब हो गया कि गॉफ भी मेनी वन हो गया। क्यों? क्योंकि x1 और x2 पर वैल्यू बराबर आ गई। तो यानी अगर f11 नहीं है तो गॉफ भी 1 1 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हुआ कि गॉफ 1 1 है, गॉफ 1 1 है, देन f मस्ट बी 1 1। क्योंकि अगर f मेनी वन हो गया, f11 नहीं हुआ तो गॉफ 1 1 हो ही नहीं सकता, मस्ट बी 1 1। यहां से यह प्रूव हुआ, यह प्रूव हुआ। हाँ सर, यह क्लियर हो गया, यह क्लियर हो गया, तो बी सही हो गया। अब सी की बात, अगर गॉफ बाइजेक्शन है, देन f is 1 1 and g is on 2। अगर गॉफ बाइजेक्शन है देन f is 1 1 and g is on 2। तो जरा देखो यहां पर सी पार्ट, अगर आप सी पार्ट देखोगे, सी पार्ट गॉफ बाइजेक्शन है तो f 1 1 होगा। अब जरा सी पार्ट देखो, गॉफ बाइजेक्शन है, गॉफ इज बाइजेक्शन, तो इसका मतलब गॉफ 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। गॉफ इज 1 1 एंड ऑन 2। बेटा ये सवाल काफी अच्छा है। तो गॉफ 1 1 है, इसका मतलब f तो 1 1 होगा, अभी प्रूफ किया। हाँ सर, f 1 1 होगा, यानी इसका आधा पार्ट तो सही हो गया। यानी अगर गॉफ बाइजेक्शन है तो f इज 1 1, यह बात तो सही हो गई, लेकिन g को चेक करना बाकी है, क्योंकि गॉफ 1 1 है तो फिर f 1 1 होगा, लेकिन ऑन 2 के लिए चेक करना बाकी है। गॉफ के लिए, गॉफ अगर ऑन 2 है तो g के बारे में पूछा है कि g भी ऑन 2 होगा, ये जरूरी है क्या? तो आओ चेक करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, रेंज ऑफ गॉफ, आपको पता है गॉफ कैसे बनता है? हाँ सर, पहले f आता है, फिर g आता है, यहां पहले f फिर g और फिर यहां आउटपुट निकलता है। यानी जो भी फाइनल आउटपुट आता है वो g से ही होकर बाहर आता है, ध्यान रखना। हाँ सर, यानी कि गॉफ का जो भी आउटपुट आता है वो g से होकर बाहर आता है, क्योंकि यहां से आएगा fx, फिर यहां से आएगा g ऑफ fx। तो जो भी कुछ आता है गॉफ से बाहर, ये पूरी मशीन गॉफ है। हाँ सर, ये पूरी की पूरी मशीन क्या है? गॉफ। तो इस गॉफ से जो भी बाहर आता है वो g के थ्रू आता है, यानी जो भी आएगा वो कहां होगा? वो g के आउटपुट होगा। यानी कि रेंज ऑफ गॉफ इज अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ g, वो रेंज ऑफ g का सबसेट होगा, क्योंकि गॉफ से जो भी बाहर आता है वो g के थ्रू बाहर आता है लास्ट में। तो क्या उससे बाहर कुछ ऐसा आ सकता है जो g की रेंज से बाहर हो? नहीं सर, क्योंकि अल्टीमेटली आउटपुट जो आएगा वो g वाली मशीन से आएगा, तो इससे बाहर जो भी आएगा वो g की रेंज के अंदर होगा, क्योंकि g से बाहर जो भी कुछ आता है वो g की रेंज के अंदर होता है। तो रेंज g से यहां बाहर आ रहा है g ऑफ fx, तो ये कहां होगा सर? रेंज ऑफ g में होगा, यानी रेंज ऑफ गॉफ, यानी इस मशीन से जो भी बाहर आ रहा है वो रेंज ऑफ g के अंदर होगा, वो रेंज ऑफ g के अंदर होगा। हाँ सर, वो रेंज ऑफ g के अंदर होगा। ठीक है, बिल्कुल, ये बात तो क्लियर हो गई। तो एक चीज यहां पर काम की, ध्यान रखना, रेंज ऑफ गॉफ इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ g। ये याद रखना, ये ऐसा हमेशा होगा, रिमेंबर, इसको याद रखना। बिल्कुल सर। अब जरा देखो, यहां से यहां, ये a, ये b और ये c, बस ये खत्म करते हैं। ये f है, ये g है। हाँ सर, ये है गॉफ, ये है गॉफ। गॉफ अगर ऑन 2 है, गॉफ कहां से कहां होगा?
सर A टू C, ठीक है, गॉफ इज ऑन टू, गॉफ इज ऑन टू, तो इसका मतलब रेंज ऑफ गॉफ किसके बराबर होगा सर? रेंज ऑफ गॉफ होगा C के बराबर, रेंज ऑफ गॉफ होगा C के बराबर। अच्छा, G कहां से कहां तक है सर? B से C, B से C, तो रेंज ऑफ G क्या होगा सर? रेंज ऑफ G हमेशा सबसेट ऑफ C होगा, कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन। जरा अच्छे से देख लो, ये रेंज ऑफ गॉफ C का सबसेट होगा, C के बराबर होगा क्योंकि G ऑन टू है, क्योंकि ये कोडोमेन है तो रेंज ऑफ गॉफ बराबर C, और G है B टू C तो रेंज ऑफ G C का सबसेट होगा। हाँ, लेकिन हमें पता है रेंज ऑफ गॉफ इज अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ G और रेंज ऑफ G इज अ सबसेट ऑफ C, लेकिन ये दोनों बराबर हैं, यह दोनों बराबर हैं, तो भैया रेंज ऑफ G और C भी तो बराबर होगा, यानी G ऑन टू होगा। सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, ये वाली बात समझ में नहीं आई, ये कैसे इक्वेट किया आपने? जरा देखो, ऐसे समझो, x y से छोटा है और y 3 से छोटा है। अगर x 3 हो जाए, इफ x बिकम्स 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ y की वैल्यू 3 से 3 के बीच में आ गई। हाँ सर, तो y भी क्या हो गया सर? y भी 3 हो गया। तो यहां पर क्या हुआ? रेंज ऑफ गॉफ रेंज ऑफ G का सबसेट है और रेंज ऑफ G खुद C का सबसेट है, लेकिन ये दोनों बराबर हो गए, तो रेंज ऑफ G भी C के बराबर हो गई, रेंज ऑफ G भी C के बराबर हो गई। हाँ, रेंज ऑफ G भी C के बराबर हो गई, तो G कैसा हो गया? ऑन टू हो गया। तो एक बार अच्छे से समझ लें, हाँ, सैंडविच थ्योरम की तरह से, बिल्कुल सैंडविच की तरह है। x y दोनों 3 से कम है, x 3 हुआ तो y भी को भी 3 होना पड़ेगा। तो यहां पर क्या था? रेंज ऑफ गॉफ रेंज ऑफ G का सबसेट है और रेंज ऑफ G C का सबसेट, लेकिन ये दोनों बराबर हुए तो रेंज ऑफ G भी C के बराबर हो जाएगा, और रेंज ऑफ G जब C के बराबर हो जाएगा तो G ऑन टू हो गया। इसका मतलब है कि अगर गॉफ ऑन टू है, हेंस क्या कह सकते हैं? हेंस गॉफ इज ऑन टू, हेंस गॉफ इज ऑन टू implies G is on to, G is on to। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने पीछे यहां लिखा था ये सही है, यह सही है, C सही, C इज करेक्ट। अब D की बारी, अगर D देखें, इफ F एंड G आर बोथ 1 1 तो गॉफ इज 1 1। ऑब्वियस सी बात है, जब F और G दोनों 1 1 हैं, यानी ये 2 को 2 पर मैप नहीं करता, 1 पर मैप नहीं करता, और G भी ऐसा नहीं करता, दोनों शराफत से बिहेव करते हैं, दोनों 2 की मैपिंग 1 पर नहीं करते, तो गॉफ तो इन्हीं से बना है। हाँ सर, गॉफ तो इन्हीं से बना है, तो वह भी कैसा होगा? वह भी 1 1 हो जाएगा, तो गॉफ भी 1 1 हो जाएगा, गॉफ। तो ये दोनों 1 1 है, हाँ सर, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, गॉफ भी 1 1 हो गया। ये दोनों कैसे थे? ये दोनों 1 1 है, 1 1, तो गॉफ भी कैसा हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं से तो बना है। तो अगर ये दोनों 1 पर मैप नहीं करते तो वो भी ऐसा नहीं करेगा, तो ये सही हुआ। ठीक है, तो बस इतना ही, तो दैट इज ऑल। और अब यार मैं सोच रहा था, जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, है ना, 1 या 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के, हम 10 या 20 मिनट की एक रिकॉर्डिंग दे दें आपको, 20 मिनट की आज, जिसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चन 1 1 ऑन 2 और इंजेक्टिव बाइजेक्टिव के 1-2 क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करके एक वीडियो के थ्रू आपको दे दें, प्रैक्टिस सेशन दे दें 20 मिनट का, बस 20 मिनट 2 सवाल, उतने में हो जाएगा, उतने में और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतने में आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 आप कर सकते हैं, ठीक है, बाकी सब सेम था। ये KTK 1, KTK 2, KTK 3, 4, 5 और 6, 6 सवाल दिए KTK में करने के लिए आपको, 7 सवाल दिए हैं। एंड ये वाला तो हम दे ही चुके आपको पहले, ये तो हम आपको TAH में दे चुके हैं, दिस इज ऑलरेडी देयर इन द TAH। और ये रहे इनके आंसर्स। और प्रीवियस KTK की अगर बात करें तो होम चैलेंज 1 18 जो था, यह बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया है, सिर्फ 20 मिनट का सेशन होगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट का।
मैं चाहता हूं आप और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स एक बार ट्राई कर लें। 20 मिनट्स का सेशन रखेंगे बस। फिर केटी के टीएच जो दिया था ये सॉल्व किया है प्रकृति फ्रॉम बिहार एंड प्रणय ठाकुर फ्रॉम, नाम कहां से है नहीं लिखा, प्रणय आपने गलत किया था, हमने इसे ठीक किया बेटा, प्रणय आपने इसमें गड़बड़ कर रखी थी कुछ। फिर केटीके की बात करें, केटीके 1 हैज बीन डन बाय वंशिका मिश्रा फ्रॉम यूपी और केटीके 2 हैज बीन डन बाय शुभम शाह फ्रॉम वाराणसी, वंशिका मिश्रा फ्रॉम यूपी। केटीके 3 हैज बीन डन बाय हृदय भरता घोष, हृदय भरता ने किया है, घोष ने। और केटीके 4 हैज बीन डन बाय हृदय भरता घोष फ्रॉम वेस्ट बंगाल और साथ में अनुशिका ठाकुर, शी हैज डन दिस। केटीके 5 हैज बीन डन बाय वंशिका मिश्रा यूपी से एंड प्रणय ठाकुर एंड केटीके 6 हैज बीन डन बाय वंशिका एंड प्रणय एंड केटीके 7 यहां सॉल्व किया है, नाम नहीं लिखा, केटीके 7 और साथ में केटीके 7 के बचे हुए 2 पार्ट्स ऑप्शन सी और डी एंड दैट इज ऑल। केटीके 8 यह सॉल्व करेगा करा है अंशु क्या नाम है, क्या है यार, अनुशिका ठाकुर एंड शुभम शाह फ्रॉम वाराणसी एंड आयुष पाल फ्रॉम माओ यूपी एंड दैट इज ऑल। करेक्शन कई बार बच्चे भेजते हैं सॉल्यूशन तो उनमें गड़बड़ियां होती हैं, आप जैसी बच्चे होते हैं उनसे गड़बड़े हो जाती हैं, बहुत सारे बच्चों से गड़बड़े हो जाती हैं, ठीक है, आप जैसी बच्चे होते हैं तो अगर इनसे कभी कभी गड़बड़ हो जाए तो प्लीज आप बताएं, हम उसे यहां पर करेक्ट कर देंगे। जैसे यहां पर इन्होंने x इक्वल टू -2 ये लिखा था, इसको जब सॉल्व किया तो यहां पर क्योंकि इवन पावर थी तो हटा देंगे और जाते जाते कहेंगे x इक्वल टू -2 पॉसिबल है, x -4 पॉसिबल नहीं है, तो 3 से 5 यहां आएगा यूनियन -2 हालांकि आंसर सही है, यूनियन -2 ये आ गया। हाँ सर, क्योंकि ये चचा बोलकर गए थे -2 को डालना है और -4 नहीं डालना है, -4 तो आया नहीं लेकिन -2 इसमें आएगा। फिर जब हम इंटरसेक्शन लेंगे और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ताकि ये रूट डिफाइंड हो, फिर जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो यहां पर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ सर ये आ गया। फिर आ गया 3 से 5, हाँ सर 3 से 5 और यूनियन 2 यही हुआ। और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा सर, ये पूरा आएगा है ना, हाँ सर ये पूरा आ जाएगा और 2 रहेगा ही नहीं, -2 आएगा नहीं क्योंकि ये 1 से आगे तक है, 1 से बड़ा। तो आंसर अभी भी 3 to 5 आएगा, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज 2 आएंगे, लेकिन बस यहां -2 और लिखना था, वो इंटरसेक्शन में नहीं आता। टेस्ट का जो आपका सिलेबस रहेगा वो रहेगा डोमेन और रेंज तक फाइंड करने में, डोमेन और रेंज, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट वो सब भी करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम फंक्शन ये सब आपको पता होना चाहिए, डोमेन अच्छे से पता होना चाहिए, रेंज निकालना आना चाहिए, ये सब टेस्ट का सिलेबस रहेगा, ठीक है, टेस्ट का सिलेबस रहेगा। कल भी मैं आपको लिख के दे दूंगा सिलेबस क्या क्या रहेगा। फिर ये लेक्चर 14 में यहां समर्थ ने तो सही कर रखा है और दूसरा जो इन्होंने कर रखा है वो भी सही कर रखा है, लेकिन ये सत्यनारायण बनर्जी का ये सॉल्यूशन गलत है, इनका आंसर भी गलत आ रहा था 3894, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये दिखाया था लेक्चर नंबर 14 में, मेरे ख्याल से था, हाँ 14 में। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रॉम टुडे, फॉर टुडे, दैट इज ऑल। तो बस यही कहूंगा कि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो देख रहे होंगे, अगर वो केटी के टीएच सब कर रहे हैं, क्लास इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वो समझ सकते हैं आपने कितनी प्रैक्टिस कर ली इस चैप्टर की। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस मैथ्स पर उतनी अच्छी ग्रिप, और कई लोगों की ग्रिप बढ़ती जा रही है, बेटर हो रहा है। मैं देख रहा हूं कई बार बच्चे सॉल्यूशन देते हैं तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी देते हैं, एंड दैट इज रियली ग्रेट। तो आज हम आपको लगभग 20 मिनट का एक प्रैक्टिस सेशन दे देंगे, 20 से 30 मिनट का दे देंगे हद से हद, एक प्रैक्टिस सेशन दे देंगे जिसमें 2 या 3 सवाल हमने डिस्कस कर रखे होंगे, चलेगा ना? हाँ, तो बस इतना ही। और एक चीज और, बहुत ज्यादा जल्दी ना करें कि सर ये खत्म कर दो, नया चैप्टर कब आएगा, प्रेशर बना दो पूरा का पूरा टीचर के ऊपर कि नया चैप्टर कब आएगा। भाई पिछले साल का भी उठा के देख ले कितने लेक्चर लगे थे, तुझे समझ में आ जाएगा कितने लेक्चर लगते हैं। तो इसको क्या लग रहा है सर बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, अरे तू पिछले साल के भी लेक्चर देख ले, तुझे समझ में आ जाएगा कितने लेक्चर लगते हैं, ठीक है ना? चैप्टर लंबा है, बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, तो भाई थोड़ा सा समय लगेगा।
थोड़ा तो समय लगेगा इसमें। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू।